हेलो दोस्तों भाई, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। बहुत दिनों बाद एक बहुत ही अच्छी मुलाकात। और आज से हम कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनआईएस इग्नू प्लस एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्या मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ऑलरेडी 110 क्लास हो चुकी हैं। 2019 के जो पीवाईक्यूज से डिटेल पीआरटी के आप आराम से उड़ा रहे हो, क्योंकि वो उसमें मैक्सिमम एनआईसी दे रखी है, तो आप उसमें आराम से 80 85 90 अचीव कर रहे हो। अब बात आती है 2022 के क्वेश्चंस की। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर्स को लेके। अब बात ऐसी है कि 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वो कुल मिला के 25 से 26 पेपर हुए हैं। लाइक हमारे पास अब 2500 टू 2600 क्वेश्चंस हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि एक क्लास में एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर लें, क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने का मतलब यहाँ ये नहीं है बस मैं आंसर बताता चलूंगा और आप करते चलोगे। यहाँ इनका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई नई थ्योरी आ गई तो मैं उसको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ के जो इसमें एक्स्ट्रा चीज आए आपको लिखनी है। ठीक है। अब इन सब चीज से आपको कुछ बेनिफिट होंगे। जब आप थ्रू आउट दी प्रोसेस ये 50 क्वेश्चन रोज डेली करोगे, ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आएगा। दूसरा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आएगा। तीसरा, जो आपने नॉलेज सीख ली है उसको अप्लाई कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि यार चीजें पढ़ तो ली, अब क्वेश्चन तब भी नहीं हो रहे। वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की दिक्कत है, आपको चीजें अप्लाई करनी नहीं आ रही है। ठीक है। तो आपको चीजें अप्लाई करनी आएंगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते धीरे धीरे करते करते आपको चीजें सीखनी आ जाएंगी, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है। और ये पता लग जाएगा क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पीड क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। देखो, आज पहली क्लास है तो मुझे पता नहीं है कि हम कितनी देर में 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारी एक बेसिक जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी। फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन है तो हम 50 में से फटाफट चलते रहेंगे आगे, जो फटाफट सबसे हो जाए। ठीक है। और इसमें देखो, हम ये नहीं करेंगे कि भाई प्याजे कोई सवाल आ गया तो मैं प्याजे की थ्योरी समझाने बैठूंगा। नहीं भाई, जो चीज समझाने की होगी ना वो समझाई जाएगी। अब अगर इस लेवल पे आप आ गए हो ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब एनआईएस पढ़ के बैठे हो। ठीक है। और अगर किसी ने एनआईएस नहीं पढ़ी ना, तो भाई पहले एनआईएस पढ़ो। मैक्सिमम प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें से वो चीजें बताई जाएंगी जो बिल्कुल ही अलग होंगी या फिर हमने कवर नहीं करी हैं। ठीक है। समझ गए बात? चलो। और टाइम का, क्योंकि आज पहली क्लास है तो पता नहीं है भाई कि लाइक कितनी देर में हम ये कवर कर पाएंगे। बट देखते हैं, लेट्स सी। एक दो क्लास में माइंड लग जाए कि अच्छा इतने क्वेश्चन हम इतनी क्लास में कवर कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पेस पकड़ लेंगे। ठीक है। स्टार्ट करें। चलो। देखो, ये एक आपके सामने 7 मार्च 2022 शिफ्ट 3 का पेपर खुला हुआ है। अभी हम शिफ्ट 3 का कवर करेंगे, क्योंकि मुझे शिफ्ट 1 का किसी बच्चे ने अभी अटेम्प्ट शायद किया नहीं किया हुआ था। बट पहले मैंने एनालाइज कर लिया था, तो हम ये कवर कर लेंगे। एनालाइज इज लाइक दिस, मैंने ऐसे किया है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन स्किप करने लायक, सारी चीज़ें। फिर 100 क्वेश्चन का ट्रैक रखना मेरे को भी पॉसिबल नहीं है, एक साथ ट्रैक कैसे रखूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लाइक बेलिली स्केल आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। फिर ट्रेंड में तो क्या मतलब, काफी बच्चों को दिख रहा है। तो ना, इसमें से ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी शायद अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं ना दे पाऊं। क्यों ना दे पाऊं? क्योंकि उसका कोई प्रॉपर सोर्स है ही नहीं हमारे पास अभी फिलहाल। ठीक है। बट ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये मैंने हर शिफ्ट के मार्क करते रहूंगा। जो हमने छोड़े हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे जरूर। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई बस एक सेक ऑफ मतलब बस अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर आपको दिखाने के लिए हाँ भाई मेरे को तो बहुत कुछ आता है मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। नहीं भाई, मेरे को वो बिना प्रूफ वाली चीजें पसंद भी नहीं और ना मैं करता। ये आप सबको पता भी है। ठीक है। तो जो चीज आपके सामने प्रेजेंट होगी ना, प्रूफ के साथ ही होगी। ऐसे नहीं कि बस चल बता दिया। अच्छा, और काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें शायद ये इंट्रोडक्शन बस आज ही क्लास में और क्लास में नहीं होगा। तो जिसमें शायद आप लोग बोलोगे नहीं यार, शायद मैंने कोई गलत आंसर बता दी, क्योंकि किसी किसी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल होगा उसमें पर्सपेक्टिव गेम होगा। क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव हिसाब से कोई आंसर होगा और आपके पर्सपेक्टिव हिसाब से और कोई आंसर होगा। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से रख लेना। और क्योंकि अब पहली बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो शायद मैं ऑप्शन और कोई बोल दूं
और यहाँ माँ करके कर दूँ, तो उसका भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वो धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस मेरे को आ जाएगी चीज़ें, समझ गए। चलो, मैं ट्राई करूंगा कि भाई एक क्वेश्चन को दोनों हिंदी इंग्लिश में दिखाऊं, बट अगर कोई भूल गया तो आपको पता ही है 7 मार्च 2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, पेपर है, वो खोल के क्वेश्चन देख लेना, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, डिसिप्लिन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिसिप्लिन 1 पहला क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से ये आपको भी विजिबल होगा, ठीक है। व्हाट इज जेंडर। अच्छा, जेंडर की हम बात करते हैं, दो चीजें आती हैं हमारे सामने, एक होती है जेंडर, एक होता है सेक्स। जो जेंडर होता है ना, वो होता है सोसाइटल कंस्ट्रक्ट, इसे सोसाइटी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोसाइटी के परस्पेक्टिव से बोलूं मेल, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ब्रेड अर्नर, जो घर के लिए रोजी रोटी कमा के लाएगा, या फिर जो घर का ख्याल रखेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चीजें। अच्छा, और मैं बात करूं फीमेल की, तो सोसाइटल परस्पेक्टिव से आपके दिमाग में अच्छा घर की गृहिणी, जिसका घर पे काम है, घर पे बच्चों को संभालना, बच्चों को संस्कार देना, ये सब काम, ये तो हो गए जो सोसाइटी बनाती है। सेक्स क्या होता है, सेक्स होता है भाई एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। लाइक फिजिकल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है, आप देखते हो लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, वो बॉय कट की अलग बात है, ठीक है। थोड़े से जो मैन है वो थोड़े से बोल्ड होते हैं, या फिर थोड़े से वाइड होते हैं, थोड़ी सी जो फीमेल वो स्लेंडर टाइप की होती है, समझ रहे हो, वो सब चीजें। तो एक बार ये देख लो, ये रहा सेक्स और जेंडर, देख पाते हो आप, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नेचर में सारे देख लो, ये हमने किए ऑलरेडी, देखो मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज है, कहाँ गया ये, हिंदी में देख लो एक बार। लिंग क्या है, अंकों का महत्व है, रूप का महत्व है, स्त्री या पुरुष होने का महत्व है, अमीर और गरीब होने का महत्व है, ये आप समझ गए होंगे। स्त्री और पुरुष, या फिर स्त्री स्त्री होता है वैसे तो, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग फीमेल एंड मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन है, इसमें कुछ अलग बात है नहीं, बस बाकी मैंने समझा दिया आपको, और एक्स्ट्रा कुछ इसमें अलग चीज है नहीं। अच्छा, डैश इज द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स, कौन सी कैपेबिलिटी है जिसमें भाई हम, 2 सेकंड हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, ये रहा, चुनौतियों पर काबू पाने और लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता की भावना क्या है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एनआईएस में साफ साफ लिखा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, जो कि किन साहब ने, बंडूरा साहब ने भी दिया था, है ना, वो हमने नोट्स में लिखा भी हो, आपको अच्छे तरीके से याद है। इसकी अगर आपको नहीं पता हो भाई, सेल्फ एफिकेसी की यही डेफिनेशन होती है कि जब हम खुद को एक लाइक किसी चैलेंज को लेते हुए उसको ओवरकम करने का ट्राई करते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने का ट्राई करते हैं, सेल्फ एफिकेसी, खुद की क्षमता, ठीक है। हिंदी में इसकी आप हिंदी में मतलब भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हिंदी में मतलब क्या है, आत्म प्रभावकारिता, समझ गए। तो इसमें कुछ अलग चीज थी नहीं इस सवाल में भी। अच्छा, प्याजेस टर्मिनोलॉजी, इन प्याजेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज एलोसेंट्रिक। प्याजे की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं एक ना कांस्टेंट चीज रख लेता हूँ, ताकि ना आप सबको दिख भी जाए और हो भी जाए, दिख रहा होगा ये, है ना, बाकी जूम भी आपके ऑप्शन है। प्याजे के हिसाब से एलोसेंट्रिक क्या है, हमने देखा था कि प्याजे का जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक टू एलोसेंट्रिक जाता है, लिखा हुआ नोट्स में देख लेना, ईगोसेंट्रिक टू एलोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब जब वो सारी चीजें अपनी पर्सपेक्टिव से देखे, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा उसका जो शिफ्ट है वो ईगोसेंट्रिक खत्म हो, ईगोसेंट्रिज्म जो उसके अंदर है वो खत्म होती जाएगी, वो खत्म होकर कन्वर्ट होती जाएगी एलोसेंट्रिज्म में। एलोसेंट्रिज्म क्या होता है भाई, जब हम सिर्फ ईगोसेंट्रिज्म, जब हम सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव सोचते हैं। एलोसेंट्रिज्म जब हम खुद दूसरों की भावना, दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी समझने का प्रयास करते हैं, वो होती है एलोसेंट्रिज्म। तो इसका ऑप्शन क्या है, हिंदी में देख लो लोग, वस्तुओं या लोगों के बीच संबंधों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने की समझ, ठीक है, समझ आ गया। और दूसरा यह समझना कि कोई व्यक्ति या वस्तु, क्या लिख रखा है, दृष्टि से समाप्त होने पर भी मौजूद है, ये तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है। जो दूसरा ऑप्शन है वो तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का ऑप्शन है ना, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ओनली 1, कोई बड़ी बात थी नहीं। अच्छा, इस अगला देखो, डैश इज द डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव बिलीफ्स अबाउट वंस अपीयरेंस, खुद के बारे में, खुद के बारे में सारी चीजों का पता होगा, लाइक खुद के बारे में डिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव बिलीफ्स, खुद के अपीयरेंस के बारे में, मेन बात है अपीयरेंस, देख लो, किसी के रूप रंग के बारे में वर्णात्मक और मूल्यांकनात्मक विश्वास है। तो ये क्या है, ये तो आप सबको पता ही होगा। माइक्रो इमेज कुछ होती नहीं है, ड्राइव इमेज कुछ होती नहीं है, टर्बो इमेज कुछ होती नहीं, मतलब कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं है, तो बॉडी इमेज आ गया, ठीक है। और आपको पता भी लग गया होगा देखते ही, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं इस सवाल में। अच्छा, ये आ गया देखो बेली स्केल का, ये ध्यान से रखना, जो इस टेक्स्ट बुक में आंसर मार्क किया हुआ है ना वो गलत मार्क किया हुआ है। जिस लेवल तक मैंने बेली स्केल पढ़ लिया है
उस लेवल तक ये बेली स्केल का ऑप्शन या फिर आंसर, जितने भी टेक्स्ट बुक के आंसर दे रखे हैं मैक्सिमम में गलत मार्क कर रखा है, तो फिलहाल के लिए भी छोड़ रहे हैं। जब हमारे पास एक पक्की चीज हो जाएगी ना, तब मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। ये अभी छोड़ रहे हैं फिलहाल बेली स्केल का, ठीक है, मैंने मार्क भी किया, वो हम छोड़ रहे हैं। मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन हम कहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास पक्का सबूत एंड तक आते आते फिर जब हो जाएगा ना कि ले भाई चीज, ये चीज है बढ़िया प्रेजेंट करने की, तब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। छोड़ दो अभी इसको, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अच्छा, ये देखो, डैश इज द कंपल्शन टू सूट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड। कभी कभी डीसीएसबी क्या करता है, बहुत ही अतरंगे क्वेश्चन बना देता है, वही अतरंगा क्वेश्चन इसने बना रखा है। कुछ नहीं किया, एक लाइन कहीं से उठाई, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और ऑप्शन बनाए टेढ़े मेढ़े। तो इस क्वेश्चन का ना आपको ना मीनिंग समझ आएगा, अगर समझने का ट्राई करोगे तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं, डैश पर्यावरण की मांगों की उपयुक्तता और एक बच्चे के स्वभाव के लिए बाध्यता है। आया कुछ समझ? और देखते हैं भाई इंग्लिश में एक बार। डैश इज द कंपल्शन टू सूट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द टेम्परामेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके ऑप्शन है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी, द मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी, द गुडनेस ऑफ बीइंग हेल्दी एंड व्हाट इट मीन्स टू बी हेल्दी। ठीक है, तो भाई इसकी आप चाहे कुछ रीजनिंग बना लो, चाहे कुछ कर लो, अपने हिसाब से समझने का ट्राई करो। जहां तक मुझे समझ आया, मेरे को तो आया बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी, कि स्वस्थ रहने की कुछ क्या बेनिफिट्स को कहेंगे, कुछ बेनिफिट्स हैं यार, बेनिफिट्स को भी हिंदी में देख लो क्या कहेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा नया सेटअप है तो मेरे को आगे पीछे करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, स्वास्थ्य रहने के लाभ क्या है भाई? लाभ यही है कि आप जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसके तरफ अपनी मतलब सूट कर पाओगे, और जो आपका टेम्परामेंट है वो भी ठीक रहेगा, जहां तक मेरे को समझ आया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अतरंगा क्वेश्चन है, बस बना दिया है। तो इसका बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी। ठीक है, ये जो पेपर है ये भाई विशाल साहब ने दिया था, अपने एक स्टूडेंट है तो उन्होंने दिया था, उन्हीं का पेपर है। अच्छा, विच फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेट। स्मॉल मसल्स फाइन मोटर स्किल्स, स्मॉल मसल्स फाइन मोटर स्किल्स, तो क्या देगा? ओनली टू। हाँ सॉरी, ओनली वन है ना, ओनली वन है, तो वही कह रहा था मैं, गलती से कुछ ऑप्शन गलत बोल दूं तो आप देख लेना। फाइन मोटर स्किल्स ओनली वन, ठीक है, मैं कोई गलत ऑप्शन मार्क कर दूं तो आप संभाल लेना, है ना। अच्छा ये भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच। अगर आप में से किसी ने सेंसरी मोटर की सब स्टेज पढ़ी है तो जरा बताओ। पढ़ी है हमने, चलो एक बार आपको दिखा देते हैं और वो मैच कर लेंगे। समझाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्चुअल चीज़ है या फिर चीज़ें जो हमने पढ़ रखी है, तो समझाने का कोई फायदा है नहीं, बस मैच कर लेते हैं। एक बार दिखा दूँ, आपको भी याद आ जाएगा कहाँ कुछ लिखा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ खुली हुई है सामने ही है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। लो भाई देख लो, ये क्या ना, इन्फेंसी सेंसरी मोटर स्टेज लिखा हुआ है। सेंसरी मोटर स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 6 सब स्टेजेस, देख लो भाई। रिफ्लेक्स एक्टिविटी बर्थ टू 1 मंथ, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स 8 से 12, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 से 18, और बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट 18 से 24। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पता है, नोट्स में लिखे हुए हैं। तो बस ऑप्शन किसका पूछा हुआ है? सेकेंडरी का और प्राइमरी 1 से 4 और 4 से 8, तो बिल्कुल सही है ना। 1 से 4, 4 से 8, तो बोथ 1 and 2 ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको कोई डिस्कस करने का फायदा है नहीं। ये आंसर कैसे आ गए अगले के? अच्छा ये देखो, प्री ऑपरेशनल थॉट के हिसाब से इनमें से कौन सी लिमिट्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की? तो पहला है फोकस ऑन सिचुएशन रेदर देन चेंज। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड इग्नोर्स इधर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। हमने इरिवर्सिबिलिटी की बात करी, जिसमें अगर हम एक चौड़े गिलास से एक पतले गिलास में पानी डालेंगे तो वो बोलेगा जिस पतले गिलास में ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाएगा उसका, तो उसमें ज़्यादा पानी है, वो ये बोलेगा। तो इसका वही तो काम होगा, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखता है, एक ही चीज़ पे फोकस रखता है। तो पहला ऑप्शन सही है, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा ईगोसेंट्रिज्म, भाई ईगोसेंट्रिज्म देखते ही है। ईगोसेंट्रिज्म तो इसकी मतलब एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। चिल्ड्रन अज्यूम दैट एवरीवन थिंक्स एंड अंडरस्टैंड फील द सेम वे एज दे डू। जैसा वो फील करते हैं वैसे ही दूसरे बंदे फील करते हैं, तो भाई ये तो इसकी लिमिट है ही, दोनों इसकी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो बोथ 1 and 2। देखो भाई, हिंदी वालों के लिए मैं समझाई हिंदी में रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि भाई आपको एक बार हिंदी में दिखाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप देख लो, ठीक है यार।
पता है क्या, बार बार चेंज करने में ना प्रॉब्लम सी हो रही है, और जितनी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो उतना ही थोड़ा सा टाइम हमें क्वेश्चन को करने का मिल पाएगा। अच्छा, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आपने कर जरूर रखा है, पर आपको दूसरी जो लाइन है ना उसका मतलब समझ ही नहीं आएगा। जो दूसरी लाइन है उसका मतलब आपको समझ आएगा ही नहीं। देखते हैं क्या है। पहला लाइन है लर्निंग बेस्ड ऑन एडिंग अ स्टिमुलस। बिल्कुल सही है, स्टिमुलस ऐड किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, बात सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी चीज, इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स। अब समझने का खुद प्रयास करो, कहना क्या चाह रहा है, समझ ही नहीं आएगा। इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स। अब मैं समझाऊंगा फिर समझ आएगा आपको। हिंदी में दिखा दूं, हिंदी में भी देख लो। ये चीजें यही हैं, आराम से बैठ के समझोगे तब समझ आएंगी। यह आमतौर पर उस उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता जो प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। अब ये लाइन आपको समझ ही नहीं आई होगी। अब मैं अगर आपको एक लाइन दिखाऊंगा ना, एक लाइन दिखाऊंगा, फिर ये भाग के लाइन समझ आएगी। दिखाऊं लाइन, रुक जाओ भी, अब मुझे एक बार वो पीडीएफ निकाल लो। चलो जी, देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्लासिकल कंडीशनिंग इज, ये पीडीएफ हमने कर रखी है, याद दो, कर रखी है हमने ये। इज लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएटिंग अ स्टिमुलस दैट डज नॉट ऑर्डिनरली elicit a response with another stimulus that does elicit the response। अब समझने का प्रयास करो, क्या कह रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग वो लर्निंग है जिसमें हम एक ऐसे स्टिमुलस को, क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन एसोसिएटिंग अ स्टिमुलस, ऐसे स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं जो फिलहाल कोई रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रहा है, जो फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रहा है। क्या, सीटी, जब सीटी मारते हैं तो क्या वो कुत्ते के मुंह में राल निकलती है? नहीं निकलती। अभी फिलहाल वो स्टिमुलस है, कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रहा है, बट उसको एसोसिएट करेंगे ऐसे स्टिमुलस, एसोसिएटिंग अ स्टिमुलस विद अनदर स्टिमुलस दैट डज एलिसिट द रिस्पॉन्स। ऐसे उस सीटी को हम खाने के साथ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। यही तो क्लासिकल कंडीशनिंग है, वही लिखा हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज द लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएटिंग अ स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस, जो अभी फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में सीटी तो कुछ भी फर्क नहीं कुत्ते के ऊपर, तो उसके लिए तो चाहे तुम बजा ही जाओ कितनी देर भी। पर जैसे ही हम खाने के साथ उसको एसोसिएट करने लगे ना, क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिंग स्टिमुलस विद अनदर स्टिमुलस दैट डज एलिसिट द रिस्पॉन्स। अब इन्होंने क्या चालाकी करी है, इन्होंने यही सेम लाइन उठा के दे दी, बट लाइन को ऐसे बना दिया कि वो समझने लायक बची ही नहीं। इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद स्टिमुलस दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स। इन्होंने एसोसिएटिंग वर्ड तो हटा ही दिया, तो आपको समझ क्या आया होगा ये बताओ। समझ रहे हो? तो चीजों को ऐसे समझने का प्रयास करो। अब चलो, मैंने मान लिया आपने लाइन देखी नहीं, बट आप इसको ऐसा कुछ समझने का प्रयास करो कि भाई एटलीस्ट कुछ समझ तो आए। इट यूजली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस दैट एलिसिट रिस्पॉन्स। अब समझ आ रही होगी लाइन, अब ये 100% लाइन समझ आ रही होगी। इट यूजली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स, कि स्टार्टिंग में जो स्टिमुलस है वो कोई रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करेगा, बट उसके साथ एसोसिएट करा जाएगा जब वो स्टिमुलस, मतलब सॉरी, लाइन कट। स्टार्टिंग में कोई एक स्टिमुलस लाइक सीटी, वो कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसको एसोसिएट ना किया जाए ऐसे स्टिमुलस के साथ डेट एलिसिट रिस्पॉन्स। तो ये दोनों ही लाइनें सही हैं, और आप देख रहे हो ऊपर 19% आंसर्ड करेक्टली। बस क्यों? क्योंकि बाकी जो 81% बच गए उनको लाइन समझ ही नहीं आई, और उन्हें ओनली वन कर दिया, या फिर और कोई ऑप्शन टिक कर दिया। समझ रहे हो? तो यही चीजें हैं भाई। और देखो, मैंने आपको सेम लाइन उठा के दिखाई है, ये सेम लाइन लिखी हुई है। तो यही चीज़ है एक अच्छी एनालिसिस की, अच्छी चीज़ों को अच्छी जगह से पढ़ने की। ठीक है? और आप बात मान के चलो, इस सीरीज़ के एंड तक ना आप मतलब मास्टर बन जाओगे। ऑलरेडी तो बने ही हुए हो आप। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत ही जनरल रीजनिंग से हो जाएंगे, लाइक ये देख लो, विद रेफरेंस टू द पैटर्न ऑफ स्लीप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट चेंजेस विद इंक्रीजिंग ईयर। बिल्कुल ठीक है भाई, स्लीप का जो पैटर्न होता है, स्लीप का जो पैटर्न होता है, मैं हिंदी में बोलने ट्राई करता हूँ, पर पैटर्न का मुझे मतलब हिंदी में आए तो फिर पैटर्न बोल दिया। ठीक है, तो भाई ईयर्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा,
यंगर चिल्ड्रन मे डेवलप एलोबरेट routines to prevent going to bed and they may take longer to fall asleep than before. तो भाई वही है, जो चिल्ड्रन हैं आजकल के आप देख रहे हो उनका रूटीन बहुत बड़ा बन चुका है। लोग बच्चे रात के 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई स्कूल से आए, स्कूल से फिर ट्यूशन, ट्यूशन से फिर खेलना, खेलने से फिर पढ़ाई, फिर वो चीज़ें इतनी लंबी हो जाती हैं कि उनका जो स्लीप पैटर्न है वो बिगड़ जाता है और वो टाइम ज़्यादा लेते हैं सोने के लिए। ठीक है, हिंदी में भी देख लो जरा। ठीक है, हिंदी वाले भाई पॉज़ करके देख लिया करो कि मुझे अब बोलना है, 50 क्वेश्चन बोलने, 60 क्वेश्चन बोलने हैं, तो फिर मेरे भी गले कहीं न कहीं बैंड बज सकती है और बज भी जाती है भाई एट द एंड। ठीक है, तो इसके एक और तो दोनों हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आसान क्वेश्चन था। कौन-सा क्वेश्चन था ये? 11वां। चलो, डैश इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बिगुअस सिचुएशंस बाय सीकिंग आउट अनदर्स पर्सन्स परसेप्शन ऑफ इट, आप समझ जाओगे। हिंदी में अगर आपको दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं। किसी अन्य व्यक्ति की धारणा की खोज करके अस्पष्ट स्थिति को की समझ है, तो भाई आपको पता लग जाएगा इकोनॉमिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, कल्चरल नहीं है, सोशल है। कोई बड़ी चीज़ है नहीं इस सवाल में। ठीक है, और 69 लोगों ने सही उत्तर दिया, मुझे ये नहीं पता कि 31% लोग गए कहाँ वो। अच्छा ये, अब इसमें ना काफ़ी सारे सवाल आएँगे जो शायद आपके टॉपिक से है भी नहीं। तो उन चीज़ों को करने का बस 2 ही तरीका है, या तो अच्छा जो ये क्वेश्चन आएँगे 2 तरीके आएँगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे जो जनरल रीज़निंग से हो जाएँगे, जनरल रीज़निंग से हो जाएँगे, ठीक है? या फिर आपको आते ही नहीं होंगे। अब जो नहीं आते ना, 2 ही ऑप्शन है, या तो आपने वो कहीं पहले पढ़ा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बायो रही हो या फिर 10th तक आपने अच्छी तरीके से बायो पढ़ी हो, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। वरना इसको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा आंसर, तो छोड़ दो इन ऐसे क्वेश्चंस को। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, किन चीज़ों का हमारे जेनेटिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, इन दोनों का ही पड़ता है भाई। हर टाइप में कोलेस्ट्रॉल का नहीं पड़ता, कोलेस्ट्रॉल का भी कुछ टाइप्स होते हैं जिनका असर जेनेटिक पे पड़ता है। एक नॉर्मल लेवल या फिर एक कुछ टाइप्स होते हैं अलग-अलग कोलेस्ट्रॉल के, उनका असर जेनेटिक पे नहीं पड़ेगा। एक अलग टाइप का ही कोलेस्ट्रॉल होता है जिनका जो इफ़ेक्ट है वो जेनेटिक लेवल पे पड़ेगा। निम्न में से कौन स्वास्थ्य पर आनुवांशिक प्रभाव डालता है? कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह दोनों डालते हैं भाई, दोनों ही डालते हैं। ठीक है? और भाई मैं ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको ना आता हो ना, जो क्वेश्चन ना आता हो, इस टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन से बचने का ट्राई करना, कुछ उसका ठोस सबूत ढूँढना। ये एक्सप्लेनेशन इस आंसर के अकॉर्डिंग बनाई होती है। तो जिसका आंसर ना है ना, उसका खुद कोई ना कोई आप पीडीएफ या फिर कहीं न कहीं एक प्रॉपर सोर्स निकालने का ट्राई करना। समझ गए? अच्छा ये आ गया, खतरनाक क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हिच अप्रोच स्टडीज द बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग? ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ क्या आएगा? साइकोमेट्रिक या बिहेवियरल? इसका है बिहेवियरल, दिखा भी दूँगा। अब देखना, अब जाओ देखना आप। ओनली 2 है ना इसका? देखो क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ओनली 1। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? ओनली 1। और यही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में आ रखा है और उसमें बिहेवियरल ठीक कर रखा है। समझ रहे हो? तो भाई टेक्स्ट बुक से के क्वेश्चन से बच के ना, देखो लिखा भी हुआ है बिहेवियरल, लिखा है ना बिहेवियरिस्ट अप्रोच। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग। सेम लाइन मिल गई? मिल गई सेम लाइन? तो कौन सी है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच। दूसरा सवाल भी लिख लो साथ के साथ, दूसरा सवाल भी आ रखा है साइकोमेट्रिक अप्रोच का। क्या आ रखा है? शायद 7 मार्च शिफ्ट 1 पे पेपर में आ रखा है। विच ये से रुको मैं मार्क कर देता हूँ। विच द गोल्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग आर टू मेजर क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट आर थॉट टू मेक अप इंटेलिजेंस। ये इसी का मतलब इसी लाइन का क्वेश्चन बना रखा है और पूछ रखे कौन सी अप्रोच है। उसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं बिहेवियरिस्ट, साइकोमेट्रिक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का काम क्या होता है? हमारे क्वालिटेटिव सॉरी हमारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ऑन द पेपर, है ना? आईक्यू कितना है या फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का काम ही है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को मापना, ताकि हम अपनी इंटेलिजेंस को माप सके। यही सेम सवाल आ रखा है।
दिखा दूंगा जब आगे क्वेश्चन करेंगे और शिफ्ट पे आएंगे तब दिखा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया फिलहाल के लिए, क्लियर है पॉइंट। तो इसका है भाई बिहेवियरिस्ट अप्रोच, याद रखना, बिहेवियरिस्ट अप्रोच बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग। ये आंसर कैसे दिख रहे हैं? अच्छा, अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी ये बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग आया कहाँ से, मतलब कि इसको बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग क्यों दिया गया? ये भाई बेसिक मतलब बहुत ही ग्राउंडेड, बेसिक मतलब आपको पता ही है, हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा, साधारण बोल दूं या फिर कुछ भी बोल दूं। तो बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि भाई लर्निंग की जो जड़ है ना वो इसी अप्रोच से, बिहेवियरिस्ट अप्रोच से। क्यों? अब आप इसी क्लासिकल कंडीशनिंग देख लो या फिर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग देख लो, आप खुद को भी देखोगे ना तो आप सीखते इसी तरीके से हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग बोला गया है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेपर बेस्ड अप्रोच है, आपको पता हो, जिसे हम इंटेलिजेंस मापते हैं, आईक्यू नापते हैं। और बाकी अप्रोच तो प्याजिन अप्रोच इसकी बात की बात है, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिक्स भाई, ये चीज बेसिक मैकेनिक्स को ये सीखता है। देखो अब मैं ज्यादा बोलता हूँ ना, फिर तेज बोल जाता हूँ, तो जो जबान है मेरी घूम जाती है, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिक्स को जो लर्निंग है उसकी, अच्छा मैकेनिक्स ऑफ कार क्या होता है? एक मोटर होगी, चलने वाली गाड़ी होगी, टायर लगे होंगे, तो वैसी उसी चीज को सेम तरीके से समझता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो बस इसमें कुछ समझाने का नहीं, चीज ये है बस, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी अभी फिलहाल आप छोड़ दो। विद रेफरेंस टू मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? एज 6 babies can throw up with the appropriate weight, changes and phases. Age 7 balance on one leg becomes possible without looking, ठीक है। ये क्या है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ना जो फेजेस हैं, इन्होंने जितने, इस शिफ्ट की बात नहीं, बाकी सभी शिफ्ट में ना एक पर्टिकुलर या फिर अलग अलग सोर्सेज से ना उठा रखे हैं। तो हर किताब में कुछ ना कुछ अलग ही दिया होता है। अब ये तो नहीं कि चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, तो ये आपको हम बाद में बताएंगे जब इसका एक प्रॉपर चीज़ हमारे पास होगी, समझ गए। अब करने को तो लो भाई, मैं आंसर बता, दोनों सही है। अब करूं क्या? अब और करने को क्या बता दूं? तो मैं ये दिखा दूंगा, लो इधर इससे लिख लो। बट एक प्रॉपर चीज नहीं ना, इन्होंने तो इसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, हो जाए तो नहीं हो पाएगा ना भाई, समझ रहे हो। तो मेरी बात मुझे तो छोड़ दो फिलहाल अभी। और बताने को तो लो भाई, एज 6 एज 7 पता लग गया, हो गया उत्तर सॉल्व। बताने में क्या है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट थ्योरी कर रखी है ना, बस वही लिखा हुआ है। अटैचमेंट क्लासिफिकेशन कौन सा इनमें से बिहेवियर करेक्टली मैचेस सेफ डिग्निटी व्हेन हर मदर इज विद हर, शी प्लेज फ्रीली एंड एक्सप्लोर्स। देखो सेफ डिग्निटी नाम की ना कोई भी अटैचमेंट का या फिर कोई भी फॉर्म है ही नहीं। एक सेफ हेवन नाम की जरूर चीज है, जो कि रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ, 2 सेकंड रुकना। मेरे पास काफी सारी पीडीएफ खुली हुई है ताकि आपको दिखा सकूँ। देखो अभी देख रहे हो ना, ये सारे हम कर चुके, जितने मार्क किया हुआ है ना मैंने, हमने ये हम सारे कर चुके हैं, A to Z कर चुके हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला इसमें, इसमें आया एक सेफ डिग्निटी व्हेन हर मदर इज विद हर शी प्लेज फ्रीली एक्सप्लोर। तो बिल्कुल सही है भाई ये सेफ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब इसमें देखो क्या है हिंदी में, सुरक्षित गरिमा। गरिमा एक, वैसे गरिमा हिंदी में गरिमा की बात चल रही है, एक लाइक पर्टिकुलर बाउंड्री। अपनी माँ के आसपास वो खेल लेगा, अपनी माँ के आसपास वो खेल लेगा। आपको याद हो हमने एक सेफ हेवन नाम की चीज भी करी थी, जिसको याद है वो बता दो एक बार कमेंट में, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ना सेफ हेवन नाम की, देखो ये लिखा हुआ, ये इन भाई साहब का था, जॉन बॉल्बी भाई साहब का। सेफ हेवन की, जब भी उसको डर लगेगा ना वो अपनी माँ के पास भाग के आ जाएगा। सिक्योर बेस, प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस और सेपरेशन डिस्टेंस, ये सारी चीजें किसकी थी? बॉल्बी साहब की थी, पढ़ी हुई हमने, है ना। तो वैसी चीज है अभी ये भाई, ये आपकी सेफ डिग्निटी, उसके अराउंड उसके गरिमा में वो खेलता रहेगा आराम से, ठीक चीज है, बिल्कुल सही चीज है। अच्छा ये देखो अवॉइडेंट इनसिक्योर, ये रखा ना अगला, ये रखा ना इनसिक्योर अवॉइडेंस, वही सेम चीज है। अवॉइडेंट इनसिक्योर इन जनरल अ चिल्ड्रन विद एंशियस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल विल अवॉइड और इग्नोर द पेरेंट व्हेन ही और शी रिटर्न। जब वो उसके माता पिता आएंगे ना, उसको मतलब फॉर एग्जांपल एक बार छोड़ के चले गए, और जब वो आएंगे तो उन्हें इग्नोर करेगा। ये हमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से याद कर रखा है, याद रखो। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसमें, मुझे अभी भी याद है।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ व्हेन रमा मदर रिटर्न राम डज नॉट मेक आई कांटेक्ट विद हर। ठीक है, इग्नोर करेगा। समझ गए, तुमने ऑलरेडी किया हुआ है। आ गया ये ना वर्ड। हाँ, तो भाई क्या है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो भाई चीजें हमने ऑलरेडी करी हुई हैं। एक बेसिक चीज है अब एप्लीकेशन का। अब वहां पे इग्नोर लिखा हुआ है और डज नॉट मेक आई कांटेक्ट विद, इतना तो आपको समझना पड़ेगा भाई, इतना तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मोटर स्किल्स के रिगार्ड में कौन सी चीज़ें ठीक है? इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक स्किल। ठीक है भाई, मोटर स्किल्स अगर आप भाग रहे हो तो फिर आपके पैर नहीं, आपके हाथ, आपकी फाइन मोटर स्किल्स, पैरों के पंजे, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स एक्शन है। ठीक है, बिल्कुल। दिस अलाउस अ वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ सर्कुलेशन एंड ग्रेटर कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है भाई, मोटर स्किल्स है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कुछ बताने का चीज़ है नहीं। तो बोथ 1 and 2। ठीक है, कुछ बताने की चीज़ है नहीं इसमें। 17 क्वेश्चन में 30 मिनट में, थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। कौन सा करेक्टली मैच? सोशलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल्स, बिलीव्स, मोटिव्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर बच्चा पैदा हुआ उसका सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं। अगर वो सोसाइटी में घुला मिला ही नहीं, सोसाइटी सीखेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बिल्कुल नया पैदा हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो देखेगा कि हाँ भाई, खाना खाने से पहले लोग हाथ धो रहे हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद भी हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, है ना। और खेलने से पहले लोग पानी पी रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आप समझ रहे हो क्या चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ वो सोशलाइजेशन सीखेगा धीरे-धीरे, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज़ है इंटरनलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन प्लेस और एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ये इंटरनलाइजेशन तो ठीक है, पर जो इसकी ये दी ना डेफिनिशन दे दी, ये दे दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंटरनलाइजेशन और जो डेफिनेशन दी वो दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज दे दी। तो ओनली वन इसका करेक्ट है। ठीक है, हिंदी वालों भाई लो, हिंदी में देख लो एक बार, पॉज कर लो और एक बार हिंदी में देख लो। समाजीकरण और अंति आंतरिकीकरण, देखो भाई, हिंदी वालों से ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा हूँ। भाई देखो, अगर दोनों चीज़ एक साथ, इतना बड़ा सेटअप है नहीं हमारे पास कि दोनों चीज़ें मैं आपको एक साथ दिखा दूँ, है ना। और एट द एंड हमें क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, और मैं हिंदी में आपको बता ही रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें ये है, और समझा भी हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई, है ना। एक ही चीज़ हो पाएगी, चाहे तो क्वालिटी निकल पाएगी, चाहे क्वांटिटी निकल पाएगी। अगर यही 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हो तो भाई फिर लगातार हम चल सकते हैं हिंदी इंग्लिश के, समझ रहे हो। तो भाई थोड़ा सा प्लीज़ कर सकते हो इतने तो आप एडजस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक डिसीज इन्वॉल्विंग पैथोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल आ गया। ऑप्शन देखो, अल्कोहलिज्म, एल्ट्रुइज्म, फेमिनिज्म और पैसिविज्म। तो अल्कोहलिज्म। ठीक है, अल्ट्रुइज्म आपको पता है, अल्ट्रिस्टिक जो लोग होते हैं, पैसिफिस्ट लोग जो होते हैं, और फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, इसको देख लो, इंग्लिश में काम आ जाएगा ये। अल्ट्रिस्टिक लोग जो बिल्कुल ही अपने मॉरल प्रैक्टिसेस पे काम करते हैं वो अल्ट्रिस्टिक लोग होते हैं। और फेमिनिज्म जो फैमिली से आया है, फेमिनिज्म जो वर्ड है ये फैमिली से आया है, जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे डालते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस वाले आप विन डीजल साहब समझ गए होंगे, उनकी सारी कहानी फैमिली के अराउंड घूमती है। और पैसिफिस्ट जो लोग वॉर को, वायलेंस को अनजस्टिफाइड समझते हैं, जिनको वॉर करना पसंद नहीं है या फिर वायलेंस देखना पसंद नहीं है, वो पैसिफिस्ट लोग होते हैं। तो अल्कोहल से आप समझ ही गए होंगे, अल्कोहलिज्म आ जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा हिंदी में देख लो भाई एक बार। अरे महका महका ये समा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी विकार से जिसमें अल्कोहल पर पैथोलॉजिकल निर्भरता शामिल है? अच्छा ये बताओ, इस पैथोलॉजी का मतलब कौन बताएगा मुझे? पैथोलॉजी का मतलब कौन बताएगा? बताओ, पैथोलॉजी का मतलब आपको दिखाया तुम, पैथोलॉजी का मतलब लो भाई, दिख रहा है मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी का मतलब रोग का अध्ययन, कि वो जो रोग हुआ है वो हुआ कैसे है, उसके पीछे की साइंस, कॉज जानना, इसे कहते हैं पैथोलॉजी। आ गया समझ? चलें आगे, चलो। अच्छा, ये भाई साहब आगे मैकोस्टा मैक्रे 5 फैक्टर मॉडल, जिसे हम ओशियन मॉडल कहते हैं, याद आया किसी को? ओशियन मॉडल ऑलरेडी किया हुआ है, लो भाई एक बार देख लो बस, देखने के लिए
ये आ गया बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, पोला कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैकरे, जिसे हम बिग 5 फैक्टर भी कहते हैं, फिर ओशियन मॉडल भी कहते हैं। ओशियन मॉडल में ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीबलनेस, एन से न्यूरोटिसिज्म और कंसाइटिसनेस। तो ये बनता है ओ सी ई ए एन। ये पेपर में सवाल भी आ रखा है, ओशन मॉडल दिया किसने। अब ये सवाल देखो क्या आया है, सवाल आया है इसमें से कौन सी चीज ओ के नीचे आती है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस के नीचे आती है। पहला है फैंटेसी, दूसरा है एंग्जाइटी। देखते हैं क्या आता है भाई। हमने सारा देखा हुआ है कि कौन सा किस में क्या स्कोर करेगा, किसको कैसी चीजें समझ आएंगी, सारा देखा हुआ ना। ठीक है, अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो बच्चा एक्सपीरियंस से ओपन होगा बिल्कुल ही, जो इस चीज में स्कोर हाई करेगा। हम देखा ना कि इन जितने भी ये पर्सनैलिटी मॉडल होते हैं इनका एक कॉन्टिन्यूम होता है, चाहे तो बिल्कुल हाई, मतलब एक स्केल का एक हाई पॉइंट होता है, एक लो एंड होता है। अब जो बच्चा ओपननेस टू एक्सपीरियंस के हाई लेवल पे साइड होगा, वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहेगा सदा, मतलब कि खुला रहेगा, हाँ भाई एक्सपीरियंस आने दो आने दो। अब उसकी तरीके से वो क्या बन जाएगा, इमेजिनेटिव बन जाएगा, क्यूरियस बन जाएगा। समझ रहे हो, तो वही लिखा हुआ है, जो इन चीज में स्कोर हाई करेगा वो इमेजिनेटिव बन जाएगा, क्यूरियस बन जाएगा और न्यू आइडियाज से ओपन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा नए नए आइडियाज के अंदर उसका। और जो बिल्कुल ही इस लो स्कोर करेगा वो रहेगा रिजिड, मतलब कि वो नई चीजों को नकारेगा। ऐसे हमने सारे कर रखे हैं, और इन्हीं से बाकी में से कोई सवाल आ जाएगा तो आप कर ही दोगे बाकी, है ना। एक्स्ट्रा वर्जन है भाई जो खुले होंगे। अब कोई एक्स्ट्रा वर्जन के पॉइंट में, मतलब जो बिल्कुल ही हाई एंड पे स्कोर करेगा वो भाई सोशली एक्टिव होगा, वो एक्सट्रोवर्ट होगा, वो आउट गोइंग टोकेटिव होगा। और जो बिल्कुल ही इस लेवल पे होगा, लो स्कोर पे होगा, वो क्या होगा, शाय होगा, इंट्रोवर्ट होगा। हर चीज़ें करी हुई ना, आई याद। अब इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि कौन सा आएगा भाई, फैंटेसी आएगा। फैंटेसी का मतलब क्या होता है भाई, इमेजिनेशन टाइप का कुछ होता है, कल्पना। समझ रहे हो। और ये एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के तो कोई चीज़ आती ही नहीं है इसमें। समझ रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ओनली वन पॉइंट। क्लियर। तो भाई ये चीजें हम करने वाले हैं, ऐसी एनालिसिस हमारी चलने वाली है। अच्छा 37 मिनट हो गए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी समय और लग जाएगा मेरे ख्याल से, 50 क्वेश्चन हो पाएंगे 1.5 घंटे में, जहां तक मुझे लग रहा है फिलहाल के हिसाब से। अच्छा, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यही है भाई, एक तो बच्चे को डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेफ एंड सिक्योर इन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिलीफ इन इंडिविजुअल पोटेंशियल एमिडिस्ट दी, वैसे तो इसका नाम एमिड बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। भाई बिल्कुल दोनों ही पॉइंट सही है, समझाने की कोई जरूरत है नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, और दोनों ही पॉइंट सही है, देख लेना। ठीक है, समझाने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत लग नहीं रही, बहुत ही बेसिक सवाल है। अच्छा ये साहब आगे भाई, ये आज ये चीज करके ना आपको ये करके भेजूंगा ये वाला, फिर आप बोलोगे सर क्या सिखा दी चीज। जीन जेकस रूसो के बारे में पूरी इसकी जीवनी पढ़ के चलेंगे आज क्लास के एंड में, ये क्वेश्चन करेंगे एंड में। मुझे याद है अभी हमने बस छोड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा हुआ है क्लास के एंड करने में, और बाकी जो हमने छोड़े हुए क्वेश्चन नंबर 5वां छोड़ा हुआ है, बेली स्केल क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ा हुआ है, जो कि अभी फिलहाल हमारे पास इसका ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, एंड में करेंगे। महका महका ये समा, हाँ, विच व्हाट ओल्ड वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कौन से पुराने वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिजिकली तो करेंगे नहीं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है तो क्या, मेंटल रिटार्डेशन ये यूज करते थे। हिंदी वाले देख लो भाई, कोई बड़ी चीज है नहीं इस सवाल में। संज्ञानात्मक अक्षमता का प्रयोग किन पुराने शब्दों के स्थान पर किया जाता है भाई, मानसिक मंदता। ठीक है, चौथा सवाल था ना, तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल था, चौथे पे आ जाते हैं। अरे महका महका ये, हाँ, तेज भाई मैच करनी है, कोई बड़ी चीज है नहीं। सेंसरी मोटर 0 से 2 बिल्कुल सही है, फॉर्मल ऑपरेशन 12 से 15 गलत है, सॉरी कंक्रीट ऑपरेशन 12 से 15 गलत है, और फॉर्मल ऑपरेशन 2 से 7 गलत है। ये दो जो 2 से 7 वाली है वो कौन सी है, वो तो प्री ऑपरेशनल है। और 7 से 12 वाली कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल है। और 12 से 15 वाली कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो ओनली वन इसका सही है, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा। सही बात है ना। अच्छा और भाई ये देखो, सीरीज कंटिन्यू रखनी है ना, स्टार्टिंग में बोलना भूल गया मैं, सीरीज भाई कंटिन्यू रखनी है ना, तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कमेंट करना ही आप सबका काम है। समझ रहे हो, मेरे को लगा कि चल भाई कुछ आउटपुट मिल रहा है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह बच्चों को पसंद आ रही है, तो तभी भाई आगे कंटिन्यू करी जाएगी, वरना तो फिर चल ही रही है एप्लीकेशन पर। चलो
विद रिस्पेक्ट टू पावर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच किया हुआ है, बहुत ही आसान चीज है। गिवन द फैक्ट आपको एनआईएस याद है तो आप कर पाओगे। 4 टाइप की हमने पावर पढ़ी थी, पावर ओवर, पावर टू, पावर विद इन और पावर, दिखा देता हूँ आपको ये। जय माँ काली, लो भी आ गया ना मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब देखा था, ये 4 टाइप के पावर होते हैं, पावर ओवर, पावर टू, पावर विद इन और पावर विद। इन सब का मतलब समझा था, याद रखो। अगर नहीं पता हो क्लास खोल के देख लो। पावर ओवर, डोमिनेट करना, किसी के ऊपर पावर ऑन लिखा भी हुआ है हियर। द पावर इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप और डोमिनेशन, देखते समझ जाओगे। ठीक है। पावर टू, पावर टू किसमें, किसी अथॉरिटी के पास पावर होना, कि आई हैव गिवन द पावर टू यू, है ना। दिस पावर गिव्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कैन बी क्रिएटिव एंड एनेबलिंग। पावर विद इन, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस। और पावर विद, पावर विद किस पे, एक बड़े पीपल ग्रुप के पास। पावर, दिस पावर इन्वॉल्व्स पीपल ऑर्गेनाइजिंग विद अ कॉमन पर्पस टू अचीव कलेक्टिव गोल्स। पावर विद द पीपल्स, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर विद द पीपल्स होती है, वोट करने की पावर। समझ गए। ठीक है। एक चीज तो ये होगी, एक चीज पेपर में और क्या आएगी, ये वाली। The kind of power described above as power to, power with and power within can be developed as alternative to power over। पेपर में सवाल अभी तो नहीं आया, बट 100% अगली बार आ जाएगा कि पावर टू, पावर विद और पावर विद इन के अल्टरनेटिव में हम कौन सी पावर को डेवलप कर सकते हैं। तो पावर ओवर लिख लो। और ये अगर आपने यहां नहीं पढ़ा ना तो 100% लगा लो, बता ही नहीं पाओगे। समझ गए। चलो आ जाओ भाई। पावर ओवर, डोमिनेशन बिल्कुल सही है। पावर टू, इन्वॉल्विंग पीपल ऑर्गेनाइजिंग विद द कॉमन पर्पस, ये तो पावर विद है। और पावर विद इन रेफर्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन है सही। समझे भाई बात को, आया मजा, आएगा ही क्यों नहीं जब क्वेश्चन इतने तगड़े कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैं कह रहा था ना कुछ क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल ही हटके होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रोजा पार्क्स। अगर आपको पता हो, अगर आपके पास 11th 12th में, अगर शायद मेरे ख्याल से किस में आती है ये, कॉमर्स में, सॉरी आर्ट्स में, अगर आपके पास आर्ट्स होगी तो शायद आप कर पाओगे। फिर आपने कहीं इसको बाई चांस कहीं पढ़ लिया हो तभी कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को स्किप करना। कोई भी तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल ही ना पता हो, सुना ही ना हो, साइकोलॉजी से बिल्कुल हटके बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से मेरे ख्याल से 1 2 3 4 क्वेश्चन है इन 100 क्वेश्चन में जो बिल्कुल ही हटके हैं। तो इसको स्किप करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस अब रोजा पार्क्स के बारे में बैठ के पढ़ने मत लग जाना, ठीक है। आज ही आया तो कल और कोई XYZ नाम आ जाएगा, तो इस बात को याद रखना। इसका वैसे तो मेरे ख्याल से ओनली 1 इन्होंने उत्तर दिया हुआ है, कोई फायदा नहीं स्किप करने का अलावा। अच्छा ये देखो, थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। द प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल। थ्योरी ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही है भाई। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम बिल्कुल सही है। और थ्योरी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, बताओ, है ना। तो एक बार हिंदी में और देख लो। थोड़ा सा आप इसमें ना फंस सकते हो क्वेश्चन में, जब भी देखो आप देख रहे हो ऊपर 34% आंसर करेक्टली, तो काफी सारे बच्चे फंस ही गए। सीखने के खेल विधि कई सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। प्रकृति प्रवृत्ति का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, पूर्ण संबंधता का सिद्धांत और तार्किक सोच का सिद्धांत। चलो भाई, ये किया हुआ है ना 502 ब्लॉक 1 में लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले मेथड, प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल, प्रिंसिपल नेचुरल इंस्टिंक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी और है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल लॉजिकल थिंकिंग। काफ़ी सारे बच्चे इसी में फंसे हैं। 34%। लो NIS में लिखा हुआ है तब भी गलत मार दिया, मार दिया ना गलत। 66% लोग कहाँ गए जिन्होंने गलत किया, और इसमें से आप लोग भी मिलोगे जिन्होंने गलत किया है। तो भाई ध्यान से रखो, चीजों को समझो, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग अ मल्टी लेवल सिचुएशन अराइज। मल्टी लेवल क्या होते हैं भाई, जिस
क्लास मल्टी लेवल का मतलब क्या है? जिन बच्चों का लेवल अलग अलग हो, जिनका लेवल डिफर कर रहा हो, ऊपर नीचे लेवल हो, ये होता है ना मल्टी लेवल। तो मोनोग्रेड मतलब एक ही क्लास में, फॉर एग्जांपल मैं 5th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई उसमें मल्टी लेवल सिचुएशन मिलेगी ही मिलेगी, सबका लेवल सेम तो नहीं हो सकता, तो पहला सही है। और दूसरा है मल्टी ग्रेड। मल्टी ग्रेड क्या, फॉर एग्जाम्पल 4th क्लास का टीचर नहीं आया, तो मैंने 4th क्लास साथ में बिठा ली, तो 4th और 5th क्लास, तो उसमें भी तो मल्टी लेवल सिचुएशन मिलेगा ही मिलेगा। जब मोनोग्रेड में है तो मल्टी ग्रेड में भी मल्टी लेवल सिचुएशन मिलेगी ही मिलेगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2। समझ गए? तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। अगला, अच्छा लो भाई, ये वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंडियन होम रूल स्किप करने वाला। अगर किसी ने अच्छी तरीके से भाई पढ़ी है हिस्ट्री, या फिर कभी किसी के आगे देखते चलते फिरते आ गया, तो वो तो बता देगा इसका। और जिसने नहीं पढ़ी है उसको भाई स्किप करने बस कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, है ना? तो भाई आपको स्किप ही करना पड़ेगा। वैसे इसका बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने इंडियन होम रूल की शुरुआत करी थी। ठीक है, ठीक है। तेरे आंसर कैसे दिख रहे हैं बार बार? अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड? इनमें से कौन से टाइप का मेथड क्लास में प्रयोग किया जाता है? प्रदर्शन मेथड, विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और रिडक्टिव मेथड, तो दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई गलत चीज़ तो नहीं है? बता देना, कोई गलत चीज़ बता दो तो गलती से। यार ये आंसर कैसे दिख रहे हैं? अच्छा, इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न विदाउट बीइंग कन्फाइंड टू टेक्स्ट बुक्स? न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रोवाइड कराई जाए, बिल्कुल ठीक है भाई। लोकल मार्केट में या फिर वर्क प्लेस विजिट करा जाए, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसके सही है, कोई अलग सवाल है नहीं, बच्चों वाला सवाल था। उत्तर कैसे दिख रहे हैं ये, रुको मैं एक बार देखता हूँ। आगे तो दिख रहे यार, ये कैसे दिखते हैं? एक उत्तर दिखते अगले दिखते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखो ना, वही सही कर पाएगा जो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा, और अंडरस्टैंडिंग बेस वाला सवाल है। आप देख रहे हो 36% ने बस आंसर सही दिया है। और अभी मैं, आप करोगे शायद इसको गलत कर दो, पर मैं समझा दूं ना, फिर आप बिल्कुल सही करोगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, आपको पता है सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? आत्म नियंत्रण, ठीक है। व्हाट इज कमिटेड कंप्लायंस? अब इसमें ना आपको दो चीजों का मतलब समझना जरूरी है। एक तो आपको कंप्लायंस का मतलब पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए वो कमिटेड का मतलब। कमिटेड का मतलब, अच्छा मैं बोलता हूँ अगर मैं किसी लड़की के साथ कमिटेड हूँ, उसका मतलब क्या है? या फिर मैं बोलता हूँ ये भाई मैं चीज़ तेरे को कमिट करता हूँ, ये चीज़ तो होगी ही होगी। तो कमिट का मतलब एक टाइप का प्रॉमिस होता है, ये चीज़ तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेट मी आपको इंग्लिश बोलने का प्रयास था, फेल हो गया। देखो भाई, कमिट का मतलब देखो, टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट और प्रॉमिस टू डू समथिंग, निश्चित और सुस्पष्ट समझौता करना या वचन देना। समझे कमिट का मतलब? अब देखो कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोला हुआ है इसमें से कौन सा एक कमिटेड कंप्लायंस है? वर्ड्स फॉर ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गार्डियंस ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ गार्डियंस। देखो एक तो ये जो ओनली शब्द है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई गार्डियन बैठा है, अगर गार्डियन ने बोला कि पढ़ो तो सिर्फ आप उनके सामने पढ़ोगे, ये सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन वो है, चाहे गार्डियन सामने बैठा हो या ना बैठा हो, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक कमिटमेंट दी हुई है, किसको? गार्डियन को। समझ रहे हो? तो ये तो पहला ऑप्शन तो होगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, वर्ड्स टू होल हार्टेडली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गार्डियंस विदाउट रिमाइंडर्स और ओमिशंस। ओमिशंस मतलब बिना किसी गलती के। ठीक है, तो गार्डियन की बात मानना या फिर उनके ऑर्डर मानना बिना किसी गलती के, बिना किसी भूल चूक के, अगर मैंने बोला ना कि हाँ मैं पढ़ूंगा, कमिटमेंट दे दी है, तो उसका कंप्लायंस भी तो करना पड़ेगा, उसका अनुपालन भी तो करना पड़ेगा। अब अनुपालन कैसे होगा भाई? चाहे मेरी अम्मी मेरे सामने बैठी हो ना बैठी हो, मुझे तो पढ़ना है बिना किसी गलती के। तो ऑप्शन 2 सही है। हिंदी वाले देख लो, अब आया समझ में? अब खुद ही आप बताओ कौन सा आंसर सही है। स्वयं नियम के संदर्भ में प्रतिबद्ध अनुपालन क्या है? केवल अभिभावकों के नियंत्रण में अभिभावक के आदेशों का पालन करने के लिए। शब्द गलत।
अनुस्मारक या चूक के बिना अभिभावकों के आदेशों पर पूरे दिल से पालन करने के लिए शब्द। बिल्कुल सही है। थोड़ी हिंदी इन्होंने शायद गलत कन्वर्ट कर रखी हो, बट इसका कौन सा ओनली 2। 12वां ऑप्शन सही हो गया। 13वां। स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्या चीजें हैं भाई? उसको अपनी अथॉरिटी के बारे में अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, और उसका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत हाई होगा। दोनों इसका सही है। हिंदी वालों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी नहीं इसको समझने के लिए। उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता और अत्यंत आत्मसम्मान, ये पता ही है। ठीक है। 14, ये फिर आ गया भाई। अच्छा, विच एजुकेशनल थिंकर हैज सेड द फॉलोइंग लाइन्स, आई जस्ट स्टार्टेड विद अ सिंपल आइडिया दैट एजुकेशन शुड नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ। ऐसे काफ़ी सारे लाइन्स आपको दिक्कत दे रही होंगी, उनका बेस्ट ऑप्शन यही है, जब आपके सामने है उनको लिख लिया गया बस। बेस्ट ऑप्शन यही है। काफ़ी सारी हमने ऑलरेडी करी भी है, ऑलमोस्ट हमने 40-50 के अराउंड लाइन तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। अच्छा, जब भी बात आए ना भाई एजुकेशनल इंडियन थिंकर्स की, इंडियन फिलोसोफर्स की, तो सिर्फ 2 ही नाम आपको मैक्सिमम मिलेंगे। एक तो मिलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, एक मिलेंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है। जो महात्मा गांधी जी ना, उन्होंने एज सच एजुकेशन के ऊपर वर्धा स्कीम के अलावा एज सच कोई बड़ी बात बोली नहीं। वो अलग वो उनके अलावा जैसे प्रोडक्टिव वर्क हो गया या फिर वर्क एजुकेशन होगा, उनके बारे में उन्होंने बहुत चीज़ बोली थी। ठीक है। तो 2 ही नाम रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। और अगर आपको लगे ना कुछ चीज़ हटके किस चीज़ से है, आपके वर्क एजुकेशन से होगी या फिर प्रोडक्टिव वर्क से हटके कुछ होगी, उन सब चीज़ कुछ हटके ना, तो आपको सिंपल रविंद्रनाथ टैगोर ही मार्क करके आना है। समझ रहे हो? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अगर इंडियन थिंकर्स के नाम आ रहे हैं तो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रविंद्रनाथ टैगोर मार्क करके आ देना। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो। गिवन द फैक्ट इंडियन थिंकर्स के नाम है। समझ रहे हो? तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर। ये लाइन अगर ना लिखी हो तो भाई लिख लो। समझ गए? हिंदी वाले देख लो भाई। मैंने केवल इस एक साधारण विचार शुरुआत की थी कि शिक्षा को जीवन से कभी अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला। 23% का सही जवाब है ये बस। ठीक है। 14th क्वेश्चन एंड 15th क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। अच्छा ये देखो, अब जैसे मैं कह रहा था ना काफी सारे क्वेश्चन आपको शायद पता भी हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को पता है कि कौन सा इवेंट ईयर से मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। जलियांवाला बाग मैसेकर जो भी कांड हुआ था वो 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने जी ने जो करवाया था, जी तो क्या बोलूं उसको, डायर ने जो करवाया था, है ना, जो डायर ने करवाया था, तो 1919 में हुआ था। तो ये पहला तो गलत है। दूसरा, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बिल्कुल सही हुई थी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, और उसी के शायद मेरे ख्याल से बाय प्रोडक्ट में ये स्वदेशी मूवमेंट निकली थी, जहाँ तक मुझे याद है। वैसे 1905 स्वदेशी मूवमेंट ठीक है। तो ओनली 2 इसका ऑप्शन है। अगर ना आए तो भाई छोड़ देना, करने का भी प्रयास मत करना। पहले बता रहा हूँ, ना आए तो छोड़ देना, करने का बिल्कुल प्रयास मत करना। फालतू में 0.25 नंबर कट जाएंगे। और 0.25 का मतलब ये है, अगर कट ऑफ 160 पे गई और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, और आपके अगर 160 आने चाहिए थे और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप कहेंगे 159.75, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये छोड़ देना भाई, जो करने वाला को बता दूंगा ये कर लेना, और ये छोड़ दो, कोई फायदा नहीं इसका करने का। ठीक है। 15th क्वेश्चन हो गया। आंसर कैसे निकल जा रहे हैं, चलो। Which one of the following team activities are included in the intervention process? इंटरवेंशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इंटरवेंशन प्रोसेस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल इंटरवीनिंग, अगर आप काउंसलिंग या फिर सॉरी रीसेट, आपने अगर 506 507 वाली क्लास देखी हो जिसमें हमने हैंडीकैप या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी, उसमें हमने देखा कि बच्चों को टाइमली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, हस्तक्षेप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही हस्तक्षेप की बात यहाँ कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम गतिविधियों का मध्यवर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया? मध्यवर्ती क्या लिख दिया उन्होंने? इसमें बात करी गई है टीम एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में। तो कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं? काउंसलिंग एंड पार्टनरशिप विद पार्टनर्स, बिल्कुल ठीक है। इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, समझाने वाली कोई बात है नहीं। लेसन प्लानिंग में क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब हमने बहुत अच्छी तरीके से बैठ के समझा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा आप बना दो
तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी करी हुई हैं, ए टू जेड इसकी लाइनें लिखी हुई हैं, ये सारी सेम डिट्टो लाइनें लिखी हुई हैं। तो इसका तीनों सही है, हिंदी वालों को मैंने हिंदी में समझा दिया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इनमें से कौन सी कमिटमेंट होती है? इक्वालिटी बिल्कुल सही होती है और जस्टिस, दोनों ही सही है। कोई बड़ी चीज़ इस सवाल में है नहीं मेरे ख्याल से, आपने कर दिया होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से एक है समानता और न्याय, दोनों ही है। 19वां सवाल हो गया, 20वें सवाल पे मुड़ते हैं हम। इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट? किसी बच्चों की थोड़ी सी आंख में खराबी है तो क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है भाई? डिफिकल्टी इन विजुअल विजुअल आउटपुट, उसको देखने में दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रबल यूजिंग कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन विजन, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसको ऐसी एक्टिविटी दे दोगे भाई जो विजन बेस्ड है तो भाई दिक्कत आएगी। और तीसरा, सफरिंग फ्रॉम स्पीच ऑर्डर डिसऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है जिसको दिखता नहीं है वो स्पीच डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं मार खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओनली 1 एंड 2 इसका ऑप्शन है हिंदी वाले। इसका देख लो, समझाने में कुछ इसका था नहीं, ठीक है। 40 क्वेश्चन डन हो गए। अब चलते हैं भाई डिसिप्लिन 3 में, क्वेश्चन 1 में। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेप करेक्टली मैच्ड? सारे कर रखे हैं। प्लानिंग, प्लानिंग में क्या आएगा भाई? आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के टाइम पे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है, क्या आपका एम है, सब चीज़ें प्लानिंग में आएंगी। बट इसमें लिखा क्या हुआ? टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट केयरफुली एंड डेवलप इंटरेस्ट इन एक्सेप्टिंग न्यू कंसेप्ट एंड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये प्लानिंग में नहीं आएगा, ये गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या? डेमोन्स्ट्रेशन कीपिंग द स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी अलाइव ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम ही है आपका, जब आप दिखा रहे हो ना तो आपका ही काम है कि उन बच्चों का जो ध्यान है वो आपके ऊपर ही रहे। तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। इसमें कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं थी समझाने की, समझ गए? अगर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो भाई इसमें तो आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो देखो भाई कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ हम ना पढ़ नहीं रहे, यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से कौन सी चीजें एक साथ होती है? जब हम डायलॉग कर रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी चीजें एक साथ होती हैं? पता ही है भाई, बोलना और सुनना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग तो कोई बड़ी चीज थी नहीं। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने डिसिप्लिन 1 और 2 टैकल कर लिया ना, डिसिप्लिन 1 और 2 टैकल कर लिया अच्छे तरीके से, तो मेरी बात मानो, अगर आपने एनआईएस के ये आपके सब्जेक्ट्स वाले ब्लॉक्स अच्छे तरीके जो कि हमने पढ़े हुए हैं ना, 1% की भी थ्रू आउट दी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेप्ट डिसिप्लिन 5 में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, बाकी डिसिप्लिन 3 और 4 में तो 1% की दिक्कत ही नहीं आएगी, समझ गए? देख लो, द यूज ऑफ इवेल्यूएशन रिजल्ट्स फोकसेस ऑन 3 मेजर हेड्स। किन चीज़ों पे भाई इवेल्युएशन जो हम मूल्यांकन करते हैं किन चीज़ों पे बेस होता है? भाई बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालना फ्रॉम द इवेल्युएशन रिजल्ट्स, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स टू अदर स्टेक होल्डर। बताओ भाई कौन सा है? तीनों ही ठीक है, तो इसमें गलत चीज़ तो है नहीं। आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स और उनकी नेगेटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एक नुक्स निकालना और आइडेंटिफाई करने में फ़र्क है, और वो आपको पता है। वो अगर ढंग से कोई रिपोर्ट कार्ड बनाए तो उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी होती हैं। तो ये तीनों ही सही हैं। ये गलती से मैंने ओनली 2 मार्क करे, तीनों ही सही हैं, समझ गए? तो कोई गलत चीज़ इसमें है नहीं। थोड़ा सा दिमाग खोल के ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। फोर्थ पर हो भाई। नॉलेज ऑफ प्लेन सॉलिड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एसेंशियल इन डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपको पता है भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम किस सब्जेक्ट में मापते हैं? आर्ट एजुकेशन लिटरेचर ज्योग्राफी हिस्ट्री। किस में? ज्योग्राफी। ये 509 सोशल साइंस की किताब में हम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखी हैं, उड़ा रखा है सारा काम। अच्छा हिंदी वालों को रहेगा। हम्म, किसी स्थान का देशांतर और अ, अक्षांश निर्धारित करने और मानचित्र तैयार करने में समतल और ठोस निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान परम आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5वां क्वेश्चन,
ये मैथ में कर रखे हैं, कौन सी लाइक टर्म्स है, कौन सी लाइक अनलाइक टर्म्स है। भाई देखो, अगर जैसे मैंने मान लिया ये 2a 3 है, तो ये लाइक टर्म्स है क्योंकि जो ये a है इन दोनों में सेम है। अगला देखो, जो 2a और 5ab है, तो अगर ये इस 5ab के साथ अगर 6ab 7ab होता है, तो वो ab सेम मैच कर जाता, तो वो भी लाइक टर्म्स होती है। बट ये अलग अलग है, 2a और 5ab, a और ab दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो क्या ये अनलाइक टर्म्स है, तो दोनों ही सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन सही है। तो यही कह रहा हूँ, अगर हम डिसिप्लिन 1 और 2 संभाल लिया ना, तो आपको बाकी डिसिप्लिन 3 और 4 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एक्सेप्ट डिसिप्लिन 5। ठीक है, बट भाई इनका डिपेंड करता है, अगर इन्होंने ढंग से एक जर्नलाइज रूप में पेपर, रुको 2 सेकंड रुकना भाई, मेरा पैर अकड़ गए। अच्छा, अगर इन्होंने सही स्ट्रक्चर रूप से पेपर बनाया ना, तो ऐसा ही होगा, बट अगर नहीं बनाया तो भाई प्रॉब्लम आने को तो किसी भी डिसिप्लिन में आ जाएगी। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड रिलेटेड क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन टू रिमेंबर, इज पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही है भाई, ये याद करने का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन टू रिमेंबर बिल्कुल सही है। रिकॉग्निशन क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज करना, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एयर, ये रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन है। इसको सब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये हमने ऑलरेडी किए हुए 8-7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको उसमें से देखने हैं, समझ रहे हो। और अगर समझने का वैसे ही प्रयास करोगे ना बिना पढ़े, तब भी ये समझ आ रहा है भाई। रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है, याद करने का क्वेश्चन है, वही है। मान्यता करने वाले प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, और स्मरण करने वाले प्रश्न, क्या पॉलीथीन जैविनीकरण यह है कि नहीं है, तो ये भी याद करने का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। और ये 29% ने पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं फिलहाल, तो इसका दोनों ही उत्तर सही है, समझ रहे हो। तो इसके बोथ 1 and 2 ये हमने किए हुए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको याद हो तो। हार्ड डिस्क और डीवीडी क्या होती है भाई, ये आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सवाल था नहीं। व्हेन चिल्ड्रंस आर लिसनिंग टू समथिंग, जब बच्चे किसी चीज को सुन रहे होते हैं, तो पहला ऑप्शन वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, भाषा को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और ये चीज। सेकंड, वो प्रोनाउंसिएशन, जो चीज बोली जा रही है मुंह से, उसका लय क्या है, इंटोनेशन मतलब लय, उतार चढ़ाव क्या है आवाज में, और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है भाई, समझते हैं, तो दोनों ही इसके उत्तर ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज थी नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इफ अशीमा इज एन एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर एंड शी इज टीचिंग ऑन द सब्जेक्ट फूड, कोई भी इसकी टीचर है, फूड पे पढ़ा रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इनमें इन जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा एक कॉम्प्रिहेंसिव, सतत और व्यापक, सतत कॉन्टिन्यूस, हाँ व्यापक असेसमेंट में हम जोड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। ग्रुप डिस्कशन ऑन फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जस्ट बाय टच, बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ठीक है। लिस्टिंग फूड एंजॉयड ओनली बाय टच, टच से बिल्कुल ठीक है। चौथा देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स एंजॉयड बाय योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अब देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी लर्नर की, देख रहे हो, ग्रुप डिस्कशन रहेगी, टच से वो पहले टच करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, बहुत अच्छी चीज है। तो तीसरा, लिस्टिंग फूड्स एंजॉयड ओनली बाय टच, बिल्कुल ठीक है, टच। चौथा देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स एंजॉयड बाय योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ऑप्शन आप देख रहे हो, ओनली वन, 1 2 3, 2 3 एंड ओनली 2, फोर तो है ही नहीं। अब फोर क्यों नहीं है, फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब लिस्ट बनाओगे ना, तो वो एक लाइक इस इट विल बी लाइक डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात करी गई है ना, वो इन पहले 3 में ही होगी। तो 1 2 एंड 3, समझ गए। तो ये, और बाकी अगर आप देख के समझो ना, तो अब आप देख रहे हो ऑप्शन 4, तो ओनली 4 तो कहीं है ही नहीं, तो 4 तो वैसे ही गलत है, 4 तो वैसे ही गलत है, समझ गए। Which of the following is a potential medium to express ourselves and connect it with our lives? इनमें से कौन सा एक अच्छा साधन है
हमें अपने आप खुद को एक्सप्रेस करने का, कविता या फिर पाठ, तो कविता आपको पता ही है, ओनली वन, इसमें कोई बड़ी चीज़ ही नहीं। फुल कैसे रखें? अच्छा ये कर रखा है ना भाई, एट अराउंड द स्टेज ऑफ 1 ईयर चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड, इसे हम क्या, कौन सी स्टेज कहते हैं? इसे हम वन वर्ड स्टेज कहते हैं, जिसे हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं। फिर टू वर्ड स्टेज आती है जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। उससे पहले वन वर्ड स्टेज से पहले बैबलिंग आती है, कूइंग आती है, जिसमें प प वॉवल्स निकालना स्टार्ट करता है, फिर उनको जोड़ना स्टार्ट करता है। ये सारी चीज़ सीखी हुई है ना, किसमें लिखी हुई है? इंग्लिश वाली किताब में। Which one of the following is a characteristics of a teacher centric approach? टीचर सेंट्रिक अप्रोच भाई, टीचर देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज भाई। टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या कर रहा है? टीचर अपनी नॉलेज को बस बच्चों तक ट्रांसफर करेगा, पहला सही है। द फोकस इज ऑन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन रादर देन लर्निंग, ठीक है भाई। सिर्फ पूरा का पूरा फोकस टीचिंग और इंस्ट्रक्शन पे होता है, लर्निंग पे तो होता ही नहीं है। बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल ही सही क्वेश्चन, इसके मतलब उत्तर है। 13वां सवाल क्या है भाई? नई वोकेबलरी, नई शब्द सिखाते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पनिश, चिल्ड्रन को पनिश करना चाहिए तो वैसे ही गलत हो गया, तो गलत। तो ओनली टू गलत, और बोथ 1 एंड 2 भी गलत, तो बचा ओनली वन और नीदर 1 एंड 2। दूसरा, आस्क चिल्ड्रन टू कलर पिक्चर्स ऑफ न्यू थिंग्स दैट दे कैन नेम, बिल्कुल सही है, एक्टिविटी होगी बहुत ही अच्छी, तो ओनली टू। यार गलत बोल गया मैं, है ना? आपको पता लगा कैसे गलत बोल गया मैं? ओनली वन गलत होना था, ठीक है। तो वही कह रहा था, थोड़ी सी गलती हो जाएगी आज, तो आप गलती पकड़ जाना मेरी बस, ठीक है। तो इसका ओनली टू सही है, पहला तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है जी। इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है आपको पता ही है? सुपर कंप्यूटर्स, जो कि करोड़ों में, क्या मतलब, इनकी कीमत आपकी होगी 100 करोड़ से ऊपर ऊपर बनते होंगे ये, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा एरिया चीन को बनाने के लिए, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। कि खुल कैसे रखें कुछ क्वेश्चन आंसर। अच्छा ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ध्यान सुनना, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब पता है काफी सारे क्वेश्चन ना, जो डीसीएस भी देगा वो एम्बिगुअस रूप से देगा, उसमें ढंग से आपको डिफाइन करेगा ही नहीं, आपको चेक चेक क्या करना है। अब देखो इसमें ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसने बस दे दिया। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप इंटरेक्शंस, यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स। इसमें बेसिकली पूछना चाह रहा है कि भाई किसके थ्रू, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल रीजनिंग को हम कैसे असेस कर सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो देखो देख रहे हो, मैथमेटिकल रीजनिंग का असेसमेंट हम ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने एक ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटी दे दी, तो उसमें हर बच्चे को मैं ऑब्जर्व करके देख सकता हूँ कि भाई इस बच्चे की मैथमेटिकल रीजनिंग कैसी है, ये किस हिसाब से अपने तर्क प्रेजेंट कर रहा है, कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कैसे? प्रोजेक्ट और असेसमेंट, असाइनमेंट के थ्रू, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के थ्रू बच्चों का मैं असेसमेंट कर सकता हूँ किस तरह की मैथमेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या पूछा हुआ है? ये दोनों ही सही है, पर पूछा क्या हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगर दोनों ही सही आते तो क्या आता? बोथ 1 एंड 2। अब पूछा क्या हुआ? नॉट करेक्ट, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सही है। समझ रहे हो? तो ये चीज ना, जो ऊपर है नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट, ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एसएससी वाले पेपर में तो क्या होता है, वो नॉट को थोड़ा डार्क कर देते हैं, फिर अंडरलाइन कर देते हैं, पर डीट स्पेसिफिक पेपर में शायद वो ना करें। तो इस नॉट को ना ध्यान से पढ़ना, समझ गए? स्टोरी टेलिंग, विच रेफरेंस टू स्टोरी टेलिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा रुक जाओ एक बार, 15 में ना शायद हिंदी वालों को कुछ दिक्कत आ सकती है। गणितीय तर्क, समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, ये आप देख लो, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा भाई, सबसे ना जिसने क्लास देखी है, सबसे फीडबैक चाहिए एट द एंड, कमेंट सेक्शन में। और अगर सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो भाई मोटिवेशन मेरे अंदर भी कहाँ से आएगी? With reference to storytelling, which one of the following statements is are correct? It depends on the interest of the individual. It enhances the creativity of the person. बिल्कुल सही है भाई। अगर आप कहानी सुनाओगे तो बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा, बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको
उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। परी की कहानी सुना दी, दानव की कहानी सुना दी, डोरेमोन की कोई कहानी सुना दी, तो इन सब से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है? तो कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। अच्छा, व्हिच मेथड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज़ करेक्टली मैच्ड? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हमने ऑलरेडी किया हुआ है। स्टेप्स किए हुए हैं। अगर नहीं भी किए हुए ना, तब भी देख के समझ जाओगे। देखते हैं पहला, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन। आगे देखो, अलाउज टू एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डाटा। ड्रिल्स और प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा? प्रैक्टिस तो होगी, ड्रिल तो होगी, तो क्या वो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ट्यूटोरियल मेथड, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रेजेंटेड इन स्मॉल सेक्शंस, बिल्कुल ठीक है। ट्यूटोरियल मेथड में ही होगा, कोई बड़ी चीज या फिर उस चीज को आपको छोटी चीजों में प्रेजेंट किया जाएगा, तभी आप समझ पाओगे ट्यूटोरियल। डेटा एनालिसिस, इट इज अ क्वेश्चन आंसर टाइप प्रोग्राम। ये जो क्वेश्चन आंसर टाइप प्रोग्राम होता है ना, वो होता है ड्रिल और प्रैक्टिस सेशन। और जो ड्रिल और प्रैक्टिस का आगे लिखा हुआ है ना, अलाउज टू एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो होता है डेटा एनालिसिस। तो ये सारे ऊपर नीचे दे रखे हैं। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? बीच वाला सिर्फ ओनली टू। ठीक है, ये भाई हिंदी में आपको देख लो। भाई ये जो कुछ है ना, प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन हो गया या फिर ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस, भाई इसको प्लीज़ ना हिंदी वाले थोड़े इंग्लिश में याद रखो यार, है ना? तो तभी आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। द ओरल टेक्निक कैन बी सप्लीमेंट्री टेस्ट टू बी टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ environmental स्टडीज। व्हाट इज द डिलिमिटेशन ऑफ ओरल टेक्निक? ओरल टेक्निक का एक ड्रॉबैक क्या है? वो भाई बच्चे की वोकेबलरी और रीजनिंग को इम्प्रूव करेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी स्क्रीन्ड एट अ टाइम, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक साथ हम उनका इवेल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, इस पे इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ये तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। चौथा क्या है? इट डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट और रिटर्न रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड तो हमें बनाना पड़ेगा, तो ये इसकी डिलिमिटेशन है। बिल्कुल सही बात है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड? भाई दोनों ही स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड हैं कि नहीं? बताओ, प्ले वे मेथड भी स्टूडेंट फ्रेंडली है ना? दोनों ही मेथड स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, तो बोथ वन एंड टू। प्ले वे मेथड भाई किसने दिया था, हमें पता ही है, नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, बता पाओ तो। इस एक्सप्रेशन में भाई कितनी टर्म्स हैं? 2pq-3, कितनी टर्म्स हैं बताओ? ये जो टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ये सारी हम मैथ्स वाले ब्लॉक में कर चुके हैं। तो कृपया करके इस चीज़ को अगर रिवाइज ना हो ना, रिवाइज कर लो। समझ रहे हो? बताओ कितनी टर्म है? अच्छा, कोई बोलेगा एक 2 है, एक p है, एक q है, एक 3 है। अलग अलग टर्म नहीं है। ये जो अगर 2pq हो गया ना, ये एक टर्म होती है। अगर ये 2pqrs होता तब भी एक टर्म होती है। समझ रहे हो? तो ये 2pq-3 ये एक ही टर्म है, मतलब 2pq एक टर्म है और 3 एक टर्म है, और जो माइनस है वो एक ऑपरेशन है, उसके बीच में लगाया गया है, तो ये दो टर्म ही है। समझ गए? तो कितने हैं भाई? दो ही टर्म है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, स्किप किया है। देखो, डिसिप्लिन 2 में हमने 25वां क्वेश्चन में आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाया था, बता दिया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसके मेरे पास 3 क्वेश्चन है, एक ही जैसे। जरा देखो, ये एक ही इंसान के, जीन जेकस रूसो साहब के। जीन जेकस रूसो आज खत्म कर लेंगे। अब जो नोट्स हैं बना लेना, अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जीन जेकस रूसो इन हिज बुक इमाइल एडेड अ 3 स्टेज प्लान। उन्होंने एक 3 स्टेज प्लान ऐड किया था। इसमें से कौन सा एक स्टेप है? नेसेसिटी शुड रूल ओवर डिसिप्लिन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। दूसरा, बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ द यूटिलिटी शुड रीन ओवर द डिसिप्लिन। ठीक है, हिंदी वाले लो भाई, देख लो, हिंदी वाले भी देख लो, ये रहा। ठीक है, शैशवावस्था और बालावस्था में शिष्य पर आवश्यकता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। बाल अवस्था और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। अभी आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जो कि नहीं आता, मुझे पता है। जीन जेकर को उसने रूसो साहब ने 4 स्टेज ऑफ मैन दिए थे अपनी बुक इमाइल में। वो ये 3
3 स्टेज इन्होंने दिए हुए हैं, तो बता रखा है कौन सा करेक्टली मैच है, एज ऑफ नेचर, एज ऑफ फोर्स, एज ऑफ नॉलेज। ठीक है, और ये है फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव, ये किसने दिया? और एक सवाल और रखा है कि वुमेन एजुकेशन के बारे में किसने बात करी? ठीक है, ये 4 सवाल है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ पता ही नहीं है, बट जैसे एक बार हम ये 10-15 मिनट में खत्म कर लेंगे, आपको ए टू जेड आइडिया हो जाएगा इन भाई साहब जी के बारे में। स्टार्ट करें? देखो भाई, अब सुनना ध्यान से, मेरे पास ना अभी 3 पीडीएफ है इसके बारे में। लिखना क्या है, जो बताऊंगा बस वो लिख लेना। और हिंदी वालों के लिए क्या है भाई, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं समझने की, तो जो कुछ टर्म्स आए ना वो भाई प्लीज़ इंग्लिश में ही लिख लेना। समझ गए बात? रुको, ठीक है, समझा पूरा दूंगा। हिंदी वालों के लिए फिर से बता रहा हूँ भाई, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, लिख इंग्लिश में ही लेना। समझ के? ठीक है, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बेसिस पे हम कर लेंगे। एक तो इन भाई साहब की लाइन बहुत फेमस हुई, बहुत फेमस मतलब बहुत फेमस। एवरीथिंग इज गॉड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ द नेचर, बट एवरीथिंग जी जी डी जनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। कि सारी चीज जो हमारे पास आती है वो भगवान की तरफ से आती है, एक बेसिक मतलब समझाना चाहूँ तो। बट जैसे ही इंसान के हाथ में कुछ चीज आएगी वो उसको खराब कर देगा, इन्होंने बोला था। रूसो साहब के जो पापा थे, मतलब इतना घर बारी आदमी था नहीं वो, और थोड़ा सा मतलब रेकलेस आदमी था, और मम्मी भी इनकी मतलब इनके पैदा होते ही मर गई थी, तो स्टार्टिंग से लाइक अकेले ये बड़े हुए, एक ऑर्फन टाइप में बड़े हुए। ठीक है, ये इनका जो हाथ रहा वो काफी सारी चीजों में रहा। अच्छा, एक होती है नेचुरलिज्म, एक चीज होती है नेचुरलिज्म, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का ही एक अलग पार्ट है नेचुरलिज्म। तो पूछ लिया ना कि नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट दिया किसने, या फिर फाउंडर कौन था? तो जीन जेकस रूसो साहब इसके फाउंडर थे। लिखा भी हुआ है, जीन जेकस रूसो वाज बोर्न इन इटली, छोड़ दो, वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर्स ऑफ नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। पता है क्या है? नेचुरलिज्म ना उससे इनसे पहले भी था, बट बहुत ही छोटे रूप में था। ठीक है, इन्होंने उसको पॉपुलराइज कर दिया, जिसकी वजह से फाउंडर का नाम ही इनके इनके ऊपर पड़ गया। समझ गए? एक चीज तो ये आ जाएगी, फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ये बोलता है कि बच्चों को थ्रू नेचर सीखने का मौका दो। सिंपल नेचुरलिज्म ये बोलता है, नेचर। इनकी ना 6 किताबें आई, इनकी 6 किताबें आई। ये किताब पेपर में आ रखी है, पूछ रखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसने लिखी है, तो रूसो साहब ने लिखी है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ये किताब भी पूछ रखी है पेपर में, किसने दे रखी है, लिख रखी है, बता दोगे आप? उसके बाद ये जो किताबें पूछ नहीं रखी बट आपको लिखनी है, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमॉन्ग मैन, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, द न्यू हेलोइस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमाइल। इन सब में से ना, सॉरी हिल गया ना कुछ, हाँ, इन सब में से इनकी फेमस बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमाइल, ये बहुत फेमस रही। ठीक है, अब इमाइल की सबसे फेमस इनमें से इमाइल, क्योंकि इमाइल बेसिकली एजुकेशन पर बेस्ड थी कि कैसे बच्चों हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये, सुनना ध्यान से। जो इमाइल किताब थी ना, उसको इन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ था। 5 भाग थे, उस किताब के 5 हिस्से थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये बोला कि अगर बच्चा सोसाइटी क्योंकि नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे, ये बोलते थे कि नेचर ही सबसे क्लीन है, सबसे प्योर है, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बच्चे का ना, बच्चे के ऊपर नेचर का होना चाहिए। सोसाइटी उसको करप्ट बना देगी, सोसाइटी उसको ढंग से जीने नहीं देगी। ठीक है, अच्छा, रुको, वही लिखा कि बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए और उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए। ठीक है, अब इनके कुछ कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन है, या फिर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या रहे? भाई बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दी जानी चाहिए, तभी तो नेचर में सीखेगा। उसके ऊपर कोई भी फिजिकल पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। नेचुरल लॉ को फॉलो करना है, बिकॉज नेग्लेक्ट और वायोलेशन इनवेरिएबली लीड्स टू पेन एंड सफरिंग। नेचर जैसा चाहे, अगर नेचर चाहेगी पनिश करने का, नेचर अपने आप कर देगी। आपको एज अ सोसाइटल मेंबर उसके ऊपर कुछ दबाव नहीं डालना है, वो अपने आप सीखेगा। नेचुरली पोजेस्ड फाइन कैरेक्टर,
नेचुरली ही उसके अंदर धीरे धीरे नेचर से सीखते सीखते उसमें जो कैरेक्टर आना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्फोसिस ऑन नेचुरल एक्टिविटीज, ये हमने देख लिया। किस पे ध्यान है? नेचुरल एक्टिविटीज पे। चाइल्ड एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, या फिर एक चीज और आती है नेचर एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये पूछ लेंगे कि किस फिलोसोफर ने बोला कि नेचर एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, तो भी रूसो साहब का नाम आ जाएगा इसमें भी। सवाल आ रखा है पहले भी। एम्फोसिस ऑन नेचर, ये तो हमने देख लिया कि भाई जो सारा का सारा जो दबाव है, जितनी भी चीजें हमारा बच्चों का फोकस होना चाहिए वो नेचर पे होना चाहिए। नेचर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, सारी चीजें अपने आप उसको पता लग जाएंगी और वो अपने आप सीख जाएगा। एज अ सोसाइटल मेंबर या फिर सोसाइटी का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। अब ये करिकुलर और मेथड ऑफ टीचिंग है, ये छोड़ दो फिलहाल। अच्छा, इन्होंने बोला रोल ऑफ टीचर। इन्होंने बोला कि इसमें ना सिर्फ टीचर का रोल ना एक मोटिवेटर का होना चाहिए बस। चिल्ड्रन शुड बी नॉट डायरेक्टेड बट गाइड, बस गाइड करने का रोल होना चाहिए और मोटिवेटर का रोल होना चाहिए। ठीक है। और टीचर का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस का काम है। बस थोड़ा सा और रह गया, 10-15 मिनट और। रूसोज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहे हमने देख लिया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने बोला कि बच्चे को फ्रीली नेचर में मूव होने दो, उसको डे टू डेली एक्टिविटीज नेचर में ही दो ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सीखे। और कुछ इसके अभी तक बात रही नहीं, हम भी देखा। अब ये बात आती है नेगेटिव एजुकेशन की। पहला ही सवाल जो हमने देखा, बोला मैं ना कि द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव, ये दिया किस साहब ने? इन्हीं साहब ने दिया था। इन्होंने बोला कि बच्चे की जो एजुकेशन होती है ना वो नेगेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। अभी समझती है नेगेटिव और पॉजिटिव एजुकेशन होती क्या है। ही एम्फसाइज ऑन नेगेटिव एजुकेशन एज कंपेयर टू पॉजिटिव एजुकेशन। पॉजिटिव एजुकेशन पता है क्या होती है? स्कूल जाना, स्कूल की पढ़ाई करना, होमवर्क करना, स्कूल के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। और जो ये पॉजिटिव एजुकेशन है, स्कूल जाना, ये बच्चे को टाइम से ही पहले एक अडल्ट रोल के लिए तैयार कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे की सारी क्यूरियोसिटी, बच्चे के जो अंदर की चीजें थी वो सारी खत्म हो जाती हैं। एक जो स्कूल है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो एक बच्चे को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है, वो ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है। अब देखते हैं ये नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब नो लर्निंग थ्रू बुक्स रेदर देन लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। नो टाइम सेविंग, इसमें बोलते हैं ना कि जैसे स्कूल में बोलते हैं चलो भाई ईवीएस का एक पीरियड फटाफट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, या फिर फटाफट मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है 6 महीने के अंदर। ये टाइम सेविंग होनी ही चाहिए। बच्चे को जितना समय चाहिए उतना दो उसको, कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नो सोशल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज द अपर क्लास सोसाइटी वॉज करप्ट एट दैट टाइम। तो कोई भी सोशल एजुकेशन तो बच्चे की होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम की उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने थ्योरी बनाई थी, तो उन्होंने बताया कि सोशल एजुकेशन तो होनी ही नहीं चाहिए बच्चे की। कोई भी बच्चे को डायरेक्ट मोरल एजुकेशन प्रोवाइड ना करे कि चोरी करना गलत बात, हाथ धोना बहुत अच्छी बात, वो अपने आप सीखेगा। नो स्ट्रिक्ट और फॉर्मल डिसिप्लिन, उसके ऊपर तो कोई डिसिप्लिन आपको लागू करना ही नहीं है। ठीक है। मतलब उसके ऊपर कोई दबाव होना ही नहीं चाहिए, और ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड आपको फॉलो करना ही नहीं है। ये सिंपल चीज थी नेगेटिव एजुकेशन, समझ आ गई होगी, 100% की बात है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वुमेन एजुकेशन, ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज रही और इंपॉर्टेंट भी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज करी जिसकी वजह से इनकी बुक इमाइल में ही, ये जो नेगेटिव एजुकेशन वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, ये इन्होंने जो इनकी 5 बुक लिखी इमाइल की, उन्हीं में ही बात करी गई। जो 5 बुक लिखी उनकी स्टेज थी बेसिकली, एक 0 से 2 साल की अलग किताब थी, 2 से 5 साल की एक अलग किताब थी, वैसे। ठीक है। तो उसी में ना इन्होंने बाद में बात करी, लास्ट किताब जो कि 25 साल से ऊपर की, उन्होंने 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 इस वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी। उन्होंने बोला, जिसकी वजह से उनका बहुत एक अच्छे लेवल पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, उनकी किताबें जलाई गई, उनको मारने के लिए लोग पीछे पड़ गए, मतलब बहुत अंत लेवल की चीज हो गई थी। उन्होंने बोला, मतलब अब हंसोगे क्या बोला, उन्होंने बोला कि नेचर के अकॉर्डिंग ना मेल और फीमेल अलग अलग चीज बनाई हुई, ठीक है, बनाई हुई है, उनके रोल्स भी अलग बनाए हुए हैं।
देखते हैं कैसे। ध्यान से देखना, अब आप काफ़ी महिलाओं के, काफ़ी अध्यापिकाओं के भी यहाँ पे खून खोल सकता है, और अध्यापकों का भी खून खोल सकता है जो फ्यूचर अध्यापक हैं। ही सेड दैट वुमेन वो हँसी भी आ सकती है। ही सेड दैट वुमेन आर बोर्न टू सर्व एंड मेन आर बोर्न टू एन्जॉय। इन्होंने बोला कि महिला का काम सिर्फ़ सर्व करने का है, किसको? मेन को, और मेन का काम है मज़े करने का। द रोल ऑफ वुमेन इज़ टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू ग्रो एज़ एडल्ट। वुमेन का काम है बच्चों को अच्छे तरीके से बड़े करना, उनको अडल्ट बनाना। टू प्रोवाइड देम विद द एडवाइस टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल एक्सेप्टेबल, मतलब बेसिकली सारी गुण सिखाना उनको। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग वुमेन विद हायर एजुकेशन, कि वुमेन को हायर एजुकेशन मत प्रोवाइड करो तुम, उनको सीधा तुम घर का काम सिखाओ, हाउस होल्ड, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, एजुकेशन ऑफ रिलीजन। तो इसने ये बोला कि लड़कियों को तो आप हायर एजुकेशन 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन करने ही मत दो, सीधा घर का काम सिखाओ, सिलाई सिखाओ, घर के काम हो गए, रिलीजन के बारे में सिखाओ, ये चीज़ें, ठीक है। ही एडवोकेटेड मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन फॉर वुमेन, दिस में बी पार्ट ऑफ अ डिबेट। रूसो सेड, ये तो मतलब हद लाइन थी, अ वुमन ऑफ लिटरेसी एजुकेशन इज अ प्लेग फॉर हर फैमिली एंड हर सर्वेंट्स एंड एवरीबडी। प्लेग का मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे आपको सही मतलब बताना है। देखो भाई, अब क्या बताऊँ मैं, अब जो है पढ़ाना पड़ेगा ही। प्लेग होता है तेजी से फैलने वाली कोई भी संक्रामक रोग, जो जिससे बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ रही उस टाइम, बहुत खुल के इनका क्रिटिसिज्म हुआ, किताबें जलाई गई, इनको फांसी पे टांगने लोग इनके पीछे पड़ लिए, सारी चीज़ होगी। तो वुमेन एजुकेशन, तो ये बात याद रखना, समझ गए बात। अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, सारे लिखने की चीज़ नहीं है, मैं जो बताऊंगा बस वही लिखना, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत फैला के दी हुई हैं, जो काम की चीज़ें मैं वही बताऊंगा बस। देख लो, इमाइल की 5 बुक आई थी, बस देखना, सिर्फ देखना। जो बुक 1 थी, वो इन्फेंसी को टच कर रही थी, 0 से 2 साल। जो बुक 2 थी, वो 2 से 12 साल पे टच कर रही थी, ठीक है। बुक 3 थी, ये थी बुक 3, बुक कहाँ गई 3, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में इसमें बात करी, बुक 2 में बात करी नेगेटिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और बुक 3 कहाँ गई, बुक 3 थी ये वाली, इसमें बात करेगी 12 से 15 साल की, लिख लो ये एज रेंज लिख लो, एज रेंज लिख लो, जरूरी है। बुक 4 थी 15 से 20 साल के बारे में बात करी गई, और जो बुक 5 है उसमें बात करी गई 20 साल से ऊपर के लिए, 20 से लेकर 25 साल के लिए बात करी गई, ठीक है। ये सारी बातें करी गई इनके अंदर, समझ गए, ये सारी बातें करी गई। अब जो बुक 1 है और जो बुक 2 है ना, वो एज ऑफ नेचर कहलाई गई, मतलब कि जो 0 से 2 साल वाली किताब थी, और जो थी 2 से 12 साल वाली किताब, उन्हें एज ऑफ नेचर बोला गया, मतलब 0 से 12 साल की जो किताबें थी उन्हें बोला गया एज ऑफ नेचर, मतलब नेचर में बच्चों को सीखने दो, ठीक है। जो तीसरी किताब निकली उसे बोला गया एज ऑफ फोर्स, जो कि कहां से कहां तक थी, 12 से लेकर 15 साल तक की थी, इसे बोला गया एज ऑफ फोर्स। जो बुक 4 थी, उसका नाम यहाँ पे नहीं, आपको दूसरी किताब में दिखाऊंगा, उसका नाम यहाँ लिखा नहीं हुआ बुक 4 का। और जो बुक 5 है उसे बोला गया एज ऑफ विजडम एंड मैरिज, जो कि 20 से 25 साल की थी। इसमें ही हमने उन्होंने बात करी वुमेन एजुकेशन के बारे में मेनली, बुक 5वीं में, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ एक बार, इधर कुछ ध्यान मत देना, कहीं बैठ देखने बैठ जाओगे सर पीडीएफ दे दो, ये पीडीएफ से हम पढ़ लेंगे, भाई किसी काम की नहीं, फंस जाओगे फालतू में। जो कंटेंट छाट के लिया है ना, बस वही पढ़ लो, फंसोगे फालतू में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया, रूसो साहब का ये देख लिया, और इमाइल, अच्छा ये इमाइल जो किताब का नाम रखा ना, बेसिकली एक बच्चे का नाम था, एक स्टोरी बताई गई है बुक 1 से लेके बुक 5 तक की, एक स्टार्टिंग में बच्चा था, उसने कैसे सीखा, उसके लिए एक पूरी बुक बनाई गई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
रूसो डिस्टिंग्विश्ड 4 एजेस ऑफ अ मैन। अब देखो ये बिल्कुल ही सेम लाइन ना टेप की दे रखी है इन्होंने इसमें। हाँ नहीं, ये वाली बिल्कुल सेम लाइन टेप की दे रखी है। और जो ये जो पीडीएफ है ना, ये अपने देश की है ही नहीं। ये है द नेशन मैकेनिक्स, पता नहीं कौन से देश की पीडीएफ, अपने देश की पीडीएफ नहीं है, अपने देश की किसी यूनिवर्सिटी की पीडीएफ नहीं है, किसी बाहर देश की, और बिल्कुल सेम लाइन टेप की दे रखी है। ठीक है, लिखा हुआ है, ये लाइन लिख लो, रूसो डिस्टिंग्विश्ड 4 एजेस ऑफ मैन। पहला है एजेस ऑफ नेचर 0 से 12 साल। दूसरा है एज ऑफ रीजन और इंटेलिजेंस 12 से 15 साल। दूसरा क्या है, एज ऑफ रीजन और इंटेलिजेंस। इसमें क्या लिखा हुआ था भाई बुक 2 का, इसमें क्या लिखा हुआ था बुक 2 का, नहीं बुक 2 तो ये थी, बुक 3 का। अच्छा इसमें बुक 3 का लिए कुछ लिखा नहीं, हाँ बुक 3 का है इसमें, एज ऑफ फोर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ फोर्स। और इसमें ये रुको, इसमें भाई कुछ गड़बड़ी है, रुको 2 सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ी है। हाँ, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ये जो लिखी है ना इसको आप भूल जाओ, ये जो 12 से 15 में लिखी है ना एज ऑफ फोर्स, इस वाली चीज को आप रब कर दो दिमाग से, क्योंकि गड़बड़ चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें गड़बड़ चीज लिखी हुई है। बस आप एक बार वो लिख लो, बुक 1 कहाँ से कहाँ, बुक 2 कहाँ से कहाँ, बुक 3 कहाँ से कहाँ, और बाकी बात यहाँ से लिखो। ठीक है, एज ऑफ रीजन और इंटेलिजेंस 12 से 15, एज ऑफ फोर्स है 15 से 20, एज ऑफ फोर्स है 15 से 20, और एज ऑफ विजडम और नॉलेज है 20 से 25। एज ऑफ विजडम बोलो या फिर एज ऑफ नॉलेज बोलो, 20 से 25। ठीक है, और इसके बाद है एज ऑफ हैप्पीनेस, जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, एज ऑफ हैप्पीनेस। समझ गए। उसके बाद देखो, रूसो एडेड अ 3 स्टेज स्कीमा ऑफ एथिकल डेवलपमेंट, 3 स्टेज जोड़ी। तो ये सवाल हमारा ये आ रखा है, ये वाला देख रहे हैं ना, 3 स्टेज प्लान ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वो यही चीज है। इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ये हमने पढ़ भी लिया कि बच्चों के ऊपर कोई डिसिप्लिन या फिर किसी चीज आपका रिस्ट्रिक्शन तो होनी नहीं चाहिए, तो वही लिखा हुआ है, इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड द प्यूपिल, प्यूपिल मतलब चिल्ड्रन, शुड बी रूल्ड बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब दिखा दूं आपको एक बार, रुक जाओ ताकि आपको और क्लियर चीज हो जाए। NESESSITY, नेसेसिटी मीनिंग समथिंग नेसेसरी, जरूरत। देखो हिंदी में देख लो, जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, तो स्टार्टिंग के इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड मतलब 12 साल तक बच्चों को तो सिर्फ जरूरतों पे काम करना चाहिए बस। उसके बाद चाइल्डहुड से प्यूबर्टी तक, चाइल्डहुड से प्यूबर्टी तक यूटिलिटी पे काम करना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब भी दिखा देते हैं भाई, थोड़ा छोड़ जा, देखो भाई, UTILITY, उपयोगिता, सिर्फ उपयोगिता पे काम करना चाहिए। और उसके बाद आपको सिर्फ मोरालिटी पे काम करना चाहिए, सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो ये लिख लो, ये जितनी चीज मार्क करी है ये चीज मार्क करी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल दिया नेगेटिव एजुकेशन का, इन्होंने दिया ये अपने गुरु जी रोसू साहब ने, एटलीस्ट अंटिल दी एज ऑफ 12, कम से कम 12 साल तक जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्योरली नेगेटिव होनी चाहिए। कम से कम 12 साल तक जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्योरली नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, अगर मैं देख लूँ उसमें और कुछ चीज़ बची ना हो आप लोगों के लिए। नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बहुत खुल के बात करी इन्होंने बस। ठीक है, अभी तीनों क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेसेसिटी शुड रूल ओवर डिसिप्लिन ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है भाई, नेसेसिटी कब रहनी चाहिए, इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान। चाइल्डहुड से प्यूबर्टी या फिर यूथ तक क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद होनी चाहिए मोरालिटी। तीनों चीज क्लियर है, तो ये दोनों चीज सही है, देख लो आप, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 सही है। आगे समझ में आप क्लियर, ये देख लिया हमने, एज ऑफ नेचर 0 से 12, ठीक है, ठीक है ना। एज ऑफ फोर्स 15 से 20, बताओ ठीक है कि नहीं, आप खुद ही बता दोगे अब। एज ऑफ फोर्स 15 से 20 क्या है, एज ऑफ फोर्स। एज ऑफ विजडम क्या है, 20 से 25। और 12 से 15 क्या है, एज ऑफ रीजन और इंटेलिजेंस। ठीक है, कहाँ गया वो, यहाँ गया। एज ऑफ फोर्स 15 से 20, और एज ऑफ नॉलेज क्या है, 20 से 25। तीनों सही है, तीनों सही है। बस एक बार अगर टाइम उल्टा सीधा देख लिया तब देख लेना। नेगेटिव एजुकेशन, जीन जे खुसरो साहब। और आज वुमेन एजुकेशन के बारे में किसने बोला सबसे पहले, वुमेन एजुकेशन के बारे में किसने बात करी, तो जीन जे खुसरो साहब।
पूछ लिया जाए नेचुरलिस्ट कौन थे, नेचुरलिज्म का फादर कौन था, जीन जेकस रूसो। इमाइल किताब किसने लिखी, जीन जेकस रूसो। इमाइल किताब के कितने वर्जन थे, 5 वर्जन थे। बुक 1 में एज रेंज क्या थी, 0 से 2 थी। बुक 2 में एज रेंज क्या थी 2 से 12 थी। 3 में 12 से 15, 4 में 15 से 20 और 5 में 20 से 25। अच्छा पूछ लेंगे 25 साल के बाद कौन सी एज आएगी, एज आएगी एज ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा आप ये देखोगे इस सवाल में ना यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ नॉलेज, तो भाई नॉलेज और विजडम ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज मान के चलो, तो एज ऑफ विजडम बोलो या फिर एज ऑफ नॉलेज बोलो, एक ही चीज है। समझ गए? ठीक है, तीनों सवाल कवर हो गए। अब इस सवाल, अब जो क्वेश्चन बचे ना ये वाले, मुझे पता है एक बेली स्केल का क्वेश्चन नहीं किया, एक 15 का क्वेश्चन नहीं किया, बाकी सारे किए। ठीक है, तो 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे आप सबसे एक कमिटमेंट चाहिए, एटलीस्ट इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करने की। टारगेट करते हैं 150 लाइक्स का, 150 लाइक चाहिए। उसके बाद क्लास कैसी लगी, समझ जो चीज़ें आई ना आई, क्वेश्चन पढ़ने के मज़ा आया नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं सीखने को नहीं मिली, मिली नहीं मिली, और क्लास कैसी लगी वो सब बताओ। आवाज़ की क्वालिटी कैसी लगी ये बताना। ठीक है, थोड़ा सा शेयर करो भाई मेरे साथ चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए, अगर इसके हो चुके हैं भाई 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।